नोट्स बनाते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। आज हम लोग मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे। मोशन इन प्लेन का मतलब मोशन इन टू डायमेंशन लिख लो चाहो तो चैप्टर का नाम, या इसी का नाम है क्या, स्केलर एंड वेक्टर्स या वेक्टर एनालिसिस हम कहते हैं तो। हाँ वो, हाँ होता है बट अभी टू की ही बात है। मोशन इन ए व्हाट प्लेन, इसी का नाम कुछ बुक में लिखा हुआ है क्या, मोशन इन टू डायमेंशन या वेक्टर एनालिसिस, या तो समझो आप क्या लिखा है, वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर एनालिसिस, ठीक है, या मोशन इन टू डायमेंशन, मोशन इन प्लेन, या इसी को स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी हम बोल रहे हैं ना। सबसे पहले हम समझेंगे कि क्वांटिटी क्या होती है ना, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, इन सब की बात करेंगे एक एक करके। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होती है, ऐसी चीजें हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, कुछ नंबर से क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे लेंथ आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्यों है ये फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि लेंथ हम मेजर भी कर सकते हैं, किसी न किसी नंबर और यूनिट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसलिए लेंथ अपनी क्या हो जाएगी, एक फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। जैसे लेंथ ऑफ ए कार इज दिया है 4.5 मीटर, लेंथ ऑफ ए कार इज कितना दिया है 4.5, कार की लेंथ अगर 4.5 मीटर दिया है तो ये 4.5 इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है, लेंथ का क्या है भाई ये मैग्नीट्यूड है, और जो इसके साथ ये लिखा है नंबर, ये इसकी क्या है, यूनिट है, जो इसके साथ नंबर लिखा हुआ है ये इसकी क्या है, यूनिट है। क्लियर है ना, ठीक है, समझते रहना। तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है, ऐसी चीज है जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, किसी न किसी नंबर या यूनिट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। अभी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की हम लोग बात करेंगे, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इन सभी की एक एक करके इसमें बात करेंगे। जैसे मास ऑफ ए गोल्ड बार इज 1 kg दिया है ना, तो मास भी अपने आप में क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि मास को हम क्या कर पा रहे हैं, मेजर कर पा रहे हैं, इसलिए मास भी अपनी क्या हो गई, एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। फिर यहाँ पे देखो ये दिया है 1 kg, 1 क्या है इसका मैग्नीट्यूड है, kg इसकी क्या है भाई, यूनिट है। जैसे टाइम, टाइम इस दिया है कितना 12.76 सेकेंड दिया है, तो टाइम अपने आप में क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि हम टाइम मेजर कर पा रहे हैं, है ना भाई। और 12.76 जो लिखा है इसका मैग्नीट्यूड है, और ये एस जो लिखा है सेकंड इसकी यूनिट लिखी हुई है, ठीक है, ये यूनिट है इसकी। टेम्परेचर कितना दिया है 36.8 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो टेम्परेचर अपने आप में एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि हम मेजर कर पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं। आप समझ गए इसका मतलब, बहुत ज्यादा इसमें उतारने की। फिजिकल क्वांटिटी आपने पढ़े होंगे 7 फंडामेंटल, है ना, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आपने पढ़ेंगे। देखो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, स्केलर इज फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। देखो स्केलर की बात कर रहा है ये, आपने फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़े हैं, कितने हैं टोटल, 7 है। कौन कौन से हैं, ये लिखा भी है, कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी है बताओ, वैसे आप जानते होंगे, क्या है बताओ, मास है, टाइम है, लेंथ है, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। 7 थे टोटल। 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी थी, कौन कौन सी, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, ये सब लिखे हैं ना, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको लिखा है, सब डिटेल में पढ़ा है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है, ऐसी क्वांटिटी है जिनको, जिसमें केवल और केवल हम क्या है, जिसको मेजर करने के लिए हमें उसका केवल क्या मेजर करना पड़ेगा, केवल और केवल मैग्नीट्यूड मेजर करने की जरूरत है, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ऐसी क्वांटिटी है जिसमें केवल और केवल डायरेक्शन है, या जिसको मेजर करने के लिए हमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड मेजर करने की जरूरत है, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी क्वांटिटी को अपन क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। जैसे मास किसी चीज का मेजर करना है, मास हमने मेजर कर लिया 5 kg 10 kg 5 ग्राम 10 ग्राम, तो हमें कुछ डायरेक्शन मेजर करने की जरूरत है क्या, नहीं, बस हमने उसका मैग्नीट्यूड मेजर कर लिया, अपना क्लियर सेंस उसका मिल गया हमें। लेंथ है, टाइम है आपका, इसी तरह से टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, इन सब में डायरेक्शन मेजर करने की जरूरत, बस उसका मैग्नीट्यूड मिल जाए, बस पता चल जाएगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एग्जैक्ट उसके बारे में पूरी नॉलेज अपने को मिल जाती है ना भाई। ठीक है, वेक्टर क्या है, जिसको आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है कि वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है। अब यहाँ केवल मैग्नीट्यूड से बात नहीं बनेगी, जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े, तो ऐसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब बेसिकली क्या है, ऐसी क्वांटिटी है जिनको मेजर करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें किसकी जरूरत है, डायरेक्शन की भी जरूरत है। ऐसी क्वांटिटी को अपन क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। मेजर करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होगी, तो ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। क्लियर है भाई, इसी को लिखना है। जैसे पोजीशन ऑफ कैलिफोर्निया फ्रॉम नॉर्थ कैरोलिना इज दिस दिया है, जो भी है मतलब प्लेसेस हैं,
डिस्प्लेसमेंट जैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी आपकी अपने आप में क्या है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। स्ट्रेट पाथ में हम चलते हैं ना, जैसे एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट के बीच का अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऐसे लिखते हैं ना हम लोग पढ़ते हैं। तो स्पेसिफिक एक डायरेक्शन आ जाता है, उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी आ जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट भी अपने आप में क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये सब आपको पता है, ये सब क्या है। A vector is a physical quantity that has both a magnitude and a what direction। उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। ऐसी क्वांटिटी को अपन क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे पोजीशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, ये सब कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, फोर्स है। बस एक चीज का ध्यान रखना कि वेक्टर क्वांटिटी को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके ऊपर क्या करेंगे, हम एक एरो बना देते हैं। क्या बना देते हैं, एरो बना देते हैं। इससे पता चलता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे सपोज करो पोजीशन वेक्टर को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एस से भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, बट बहुत कॉमन क्या है, आर। आर के ऊपर वेक्टर लिख दिया, इसका मतलब क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट को आप एस से रिप्रेजेंट कर रहे हो, आर से भी कर सकते हैं, उसके ऊपर हम क्या बना देंगे, वेक्टर बना देंगे। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी को आप वी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ऊपर हमने क्या बना दिया, वेक्टर। जब इसके ऊपर आपने वेक्टर बना दिया, इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी हो गई आपकी, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अरे यार गजब, वो सिट ये रह गया, प्रेस कर दिया मैंने, दो चीज ली है, ठीक है। ये हो जाएगी वेक्टर क्वांटिटी। और एक्सीलरेशन को किससे डिनोट करते हैं आप, ए से करते हैं, एक ऊपर क्या बना देंगे, वेक्टर। ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, पी के ऊपर आपने एरो बना दिया, क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स को आप एफ से डिनोट करते हैं, एफ के ऊपर आपने क्या बना दिया, वेक्टर बना दिया। कैसी क्वांटिटी हो गई भैया, ये वेक्टर क्वांटिटी, एक एरो बना दिया। जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर एरो आ गया, इसका मतलब वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब इस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। कहीं कहीं इसका केवल मैग्नीट्यूड लिखा होगा तो वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है। कहीं अगर सिंपल वी लिखा है, इसका मतलब उसका केवल मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब हम स्पीड की बात कर रहे हैं, मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वही क्या होगा, स्पीड होगा। अगर उसी स्पीड को हम डायरेक्शन के साथ बता देंगे तो वही सेम चीज क्या हो जाएगी, अपनी वेलोसिटी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी कार की जो स्पीड है, मान लेते हैं 45 किलोमीटर पर आवर है, ऐसे इन जनरल किसी भी डायरेक्शन में चल रही है, डायरेक्शन की बात नहीं की है, तो स्पीड है, ये स्पीड है, इसका मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर हम कह दिए 45 किलोमीटर पर आवर है, इस डायरेक्शन में है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की हमने बात कर ली, तो वही स्पीड हमारी क्या कहलाएगी, वेलोसिटी। अब स्पीड भी है, वेलोसिटी भी है, डायरेक्शन के साथ बता देते हो तो वही सेम क्वांटिटी आपकी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, है ना, वेक्टर वेलोसिटी हो जाएगी। क्लियर है भाई, सिंबल्स का ध्यान रखना, जैसे ये है। अब एरो से रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है, एरो से रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि जो इसकी टेल होती है, इसकी जो लेंथ होती है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एरो का जो हेड होता है उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था, किसके, वेक्टर क्वांटिटी के। हालांकि एरो तो हमेशा ऊपर ही बनेगा, ये मत सोचना कि हमेशा डायरेक्शन इधर ही, क्या मतलब एक सेंस है कि एरो यूज करने का मतलब क्या है। क्योंकि एरो जब आप ड्रॉ करते हो तो ऐसे होता है ना, जो इसकी टेल है इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जो इसकी हेड है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर एरो बनाने का ये पर्पज होता है, इसका ये मतलब होता है, ये समझ के रखना अपना, ठीक है भाई। चल, ये सब में कुछ है नहीं, बस खास समझते रहना। किसी वेक्टर को लिखना है, जैसे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर पी, जो भी है वेक्टर, इसके ऊपर एक एरो बनाएंगे, इसके रिप्रेजेंट करने के अपने तरीके हैं ये, ठीक है। जैसे वेलोसिटी है, फोर्स, पोजीशन, अभी बात की ना, पोजीशन के ऊपर क्या करेंगे, वेक्टर आर बना देंगे, है ना। वेलोसिटी के ऊपर वी के ऊपर आपने वेक्टर बना दिया है, एफ के ऊपर आपने क्या बना दिया है, वेक्टर बना दिया। ये सब कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, जिसके ऊपर भी एरो बना हुआ है। फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर की हम बात करेंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे इसका, फिर आगे बढ़ेंगे, जिसका जितना यूज होगा उतना आगे देख लेंगे हम। जैसे पैरेलल वेक्टर क्या आता है, देखो यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट आता है, इसमें दिया होगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं बता देता हूं आपको। पहले सबसे पहले आप समझना कि यूनिट वेक्टर क्या होते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे यूनिट वेक्टर क्या होते हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है ये समझेंगे, उसके बाद ये सब तो आ ही जाएंगे। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, देखो ये अपने लिए जरूरी है, या आपने अगर पढ़ा होगा तो थोड़ा सा आइडिया होगा आपको। यूनिट वेक्टर का मतलब एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है भाई, 1 है। जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी के पहले यूनिट वर्ड लिख के आ जाए, जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी के पहले यूनिट वर्ड लिख के आ जाए, इसका मतलब समझ जाना उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1। तो यूनिट आप जानते हो, जैसे फोर्स की यूनिट न्यूटन है, लेंथ की यूनिट मीटर है। यूनिट का मतलब क्या है कि उसको किस में हम मेजर कर रहे हैं। जैसे हमने कह दिया यूनिट फोर्स लग रहा है, यूनिट फोर्स लग रहा है, इसका मतलब 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। जैसे हमने कह दिया उसकी लेंथ यूनिट है, यूनिट लेंथ का है वो रॉड, यूनिट लेंथ का है रॉड, इसका मतलब उसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर है या 1 सेंटीमीटर है। तो जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी के पहले यूनिट वर्ड ऐड हो जाए तो समझ जाना उस यूनिट का मतलब मैग्नीट्यूड से है, मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है ना।
मैग्नीट्यूड के बाद यूनिट वर्ड ऐड होगा तो उसका मतलब क्या होता है, किस में हमने इसको मेजर किया है, मीटर में, सेंटीमीटर में, न्यूटन में, जूल में, किस में मेजर किया है उसका होता है सेंस। ठीक है, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है भाई 1 है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, अगर हम इसके यूनिट वेक्टर की बात करेंगे तो इसको लिखेंगे कैसे, ए के ऊपर बना देंगे कैप, बी के यूनिट वेक्टर की बात करेंगे तो बी के ऊपर क्या बना देंगे कैप। इसका मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर अगर कैप लिखा है तो डायरेक्शन चाहे जो भी है, डायरेक्शन तो है नो डाउट, वेक्टर ही है, एक तरह का यूनिट वेक्टर है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1। मतलब यानी कहते हैं यूनिट वेलोसिटी, तो इसका मतलब जो बॉडी है हमारी या तो 1 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है या 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। अगर मैं एमकेएस सिस्टम की बात कर रहा हूं तो बॉडी हमारी 1 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। सीजर सिस्टम की बात कर रहे होंगे तो बॉडी हमारी क्या है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से क्या कर रही है, मूव कर रही है। मोटा मोटा ये अपने दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। तो जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी के पहले यूनिट वर्ड ऐड हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, उसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो अगर हमने कह दिया ए कैप, बी कैप, सी कैप, इसका मतलब इन सभी का मैग्नीट्यूड क्या है 1 है। मैग्नीट्यूड को आप जानते हैं, अगर आप थोड़ा सा मैथ्स पढ़े हैं आपको आइडिया होगा ही, मॉड ऑफ ए कैप 1 आएगा। मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड है, मॉड का मतलब मॉडुलस से होता है। बी कैप बी कितना आएगा 1 और बी कैप बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो एक ऐसी वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। अब इसको निकालते कैसे हैं ये समझना, इसका सेंस समझना बहुत जरूरी है। इतना इंपॉर्टेंट है आप समझना कि न्यूमेरिकल वैल्यू तो आप मान लीजिए फॉर्मूला पता है आपको, कॉन्सेप्ट है आप कर ले जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वहां आती है, इसको समझना बड़ा डिटेल में जाना जरूरी है। आज आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताएंगे, जो लोग देख लेंगे उनको भी आ जाएगा, लेकिन आज कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताएंगे इसमें, थोड़ा सा फुर्सत में है तो आपको और चीजें भी इसमें दिखाते हैं, बताते हैं कैसे क्या है, थोड़ा मजा आएगा। ये चीजें हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, ये समझना, यही तो खास बात है। नहीं सब कुछ मिल जाए एक ही बार में तो दिक्कत है ये भी ना। जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, मैग्नीट्यूड 1 होने का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड का मतलब समझ रहे हो ना आप लोग। जैसे हमने कहा किसी चीज की लेंथ मान लेते हैं, किसी चीज की लेंथ मान लेते हैं 3 मीटर है, तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी होती है ना उसके साथ वो इसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वो उसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। बहुत ध्यान से समझना इस बात को। अब जरा देखना जो मैं लिख रहा हूं इसके बाद का ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर निकालेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए है, इसका यूनिट वेक्टर हम निकालेंगे कैसे, इसका यूनिट वेक्टर हम निकालेंगे कैसे। देख बच्चा, यूनिट वेक्टर निकालने का जो फॉर्मूला है, यूनिट वेक्टर जो निकालने का क्या है भाई फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है ये समझते हैं हम लोग। यूनिट वेक्टर निकालने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है ये समझते हैं। जैसे ए कैप मुझे निकालना है तो फॉर्मूला होगा वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए अपॉन क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए। कुछ फॉर्मूले हैं आप इसको ध्यान में रखिएगा, बाकी वीडियो में सेंड कर दूंगा, आपको जैसे बता रहे हैं उसी तरह से पढ़ो, उसी तरह से करो, आपसे सब कुछ बनने लगेगा। मजे के लिए पढ़ाई नहीं करना, कॉन्सेप्ट के लिए, नॉलेज के लिए पढ़ाई करना, अपने आप चीजें आपसे बनने लगेंगी, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन पहले अपने आप को लगाना पड़ेगा, इन्वॉल्व होइए आप, तभी आप मजा आएगा। तो एक कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। चलो ठीक है सर आपने लिख दिया, लेकिन इसमें लिखेंगे कैसे, कोई वेक्टर क्वांटिटी दी होगी तो कैसे लिखेंगे, कैसे वैल्यू पुट करेंगे, कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, ये भी तो सीखना करेगा। बेटा साइलेंट कर दे, नहीं तो वायलेंट हो जाओगा, कर ले। तो एक कैप इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। अब मॉड ऑफ वेक्टर ए कैसे निकालेंगे, वेक्टर ए कैसे दिया होगा ये भी अपने को समझना है। अच्छा मुझे बताओ, आपने इसकी पीछे वाले क्लासेस में टेंथ में आपने एक्स वाई एक्सिस पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा पढ़ा है, 2D में आपने लिया है ना, कोई डायमेंशन कोऑर्डिनेट वगैरह पढ़ा होगा आपने। अब चीजें 3D में भी आएंगी, थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ देते हैं, देखो समझना। जैसे 2D में आप रहते थे तो किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लिखते थे, मैं लिख देता हूं एक बार। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मान लिया कोई पॉइंट पी लिया हमने, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट हमने पी लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने कोई पॉइंट क्या लिया, पी लिया। तो इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए कॉमा बी ले लिया हमने। अगर आपने ए कॉमा बी लिखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ए भी पॉजिटिव होगा और क्या होगा, बी भी पॉजिटिव होगा, ए भी पॉजिटिव होगा और क्या होगा, बी भी पॉजिटिव होगा। तो अगर इसको मुझे अगर लिखना हो तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या है, आप बता देंगे ए कॉमा बी, ये अपना ओरिजिन है, ये अपना क्या है भाई, ओरिजिन है। लेकिन इसी सेम चीज को अगर वेक्टर में लिखना हो, अगर इसी सेम चीज को वेक्टर में लिखना हो तो इसको हम बोलते हैं पोजीशन, इसको हम क्या बोलेंगे, पोजीशन। जैसे मान लीजिए इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, पी, तो पोजीशन ऑफ पॉइंट पी या पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, पोजीशन अगर मैं लिखना चाहूंगा पॉइंट पी का तो कैसे लिखेंगे बताओ भाई, पोजीशन या लोकेशन ऑफ पॉइंट पी कैसे लिखेंगे, पोजीशन या फिर लोकेशन ऑफ पॉइंट पी ये कैसे लिखिए जाएगा ये समझना। पोजीशन ऑफ पॉइंट पी या लोकेशन ऑफ पॉइंट पी ये कैसे लिखेंगे यहां पर ये समझते हैं। इसको लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, इसको वेक्टर ओपी,
वेक्टर ओपी का मतलब ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, जिसके रिस्पेक्ट में हमने कहा था ना, किसी भी पॉइंट को या किसी भी चीज को हम ऑब्जर्व करेंगे, लिखेंगे, देखेंगे, समझेंगे, वो हमारा क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है। वो क्या होता है अपना रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या है, ओरिजिन है। यहाँ रेफरेंस पॉइंट क्या है अपना, ओरिजिन है। तो ओ के रिस्पेक्ट में हम पी की पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, वेक्टर ओपी। क्या लिखेंगे, वेक्टर ओपी। इसी को हमने क्या मान लिया है, वेक्टर आर। इसी को हमने क्या मान लिया है, वेक्टर आर। आप चाहो तो सीधे कोऑर्डिनेट में लिख सकते हो, इसको लिख देंगे ए कॉमा बी, लिख लेंगे इसको ए कॉमा बी। जरा ध्यान समझना, इसको लिख लेंगे ए कॉमा बी, इसको क्या लिख लेंगे हम, ए कॉमा बी। इसी को हम लिख लेंगे क्या, ए कॉमा बी। लेकिन 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 अगर मुझे लिखना हो इसको वेक्टर में, अगर मुझे लिखना हो इसको वेक्टर में, तो वेक्टर में कैसे लिखेंगे। वेक्टर में जब हमें लिखना होगा तो हम कहेंगे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, आई कैप। और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, जे कैप। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, लिखेंगे इसको ए आई कैप प्लस क्या होगा ये, बी जे कैप। ए आई कैप प्लस क्या होगा, बी जे कैप। ये 2D की बात की हमने। आई कैप किसके अलॉन्ग है भैया, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। जे कैप किसके अलॉन्ग है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग। लेकिन इनके ऊपर कैप लगा है। कैप लगे होने का मतलब क्या है, इनका मैग्नीट्यूड क्या है, क्या है बेटा, क्या बोलो, बहुत हंस रहे हो, कुछ बात है क्या, बोलो, कुछ याद आ रहा है। हाँ, जब से सैयारा देख के आ रहे हो बहुत मुस्कुरा रहे हो, बाकी सब तो रोते हुए आए, तुम ही बस हंसते हुए आए। अच्छा, दूसरों को देख के हंसी आ रही है। ऐसा नहीं बेटा, नहीं तो आगे अपने साथ भी हो सकता है। देखिए, आई कैप का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर है किसके अलॉन्ग, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। जे कैप का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर किसके अलॉन्ग है, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग। लेकिन इनके ऊपर भी कैप बना है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। ये 2D की बात हो गई। अगर यही पॉइंट 3D में होता तो मतलब एक एक्सिस और ऐड कर दो, अगर जेड एक्सिस भी होता तो, जेड एक्सिस भी इसमें होता तो कैसे करते, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये क्या है मान लेते हैं जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा वो आई कैप है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है वो जे कैप है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा भाई, के कैप। ये ओरिजिन है पॉइंट ओ अपना। अगर उसी सेम पॉइंट पी को मुझे यहां लिखना हो 3D में, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं क्या है, ए कॉमा बी कॉमा सी। ए कॉमा बी कॉमा क्या भाई, सी। ए कॉमा बी कॉमा सी। अब P का मुझे पोजीशन वेक्टर लिखना है, P का मुझे पोजीशन लिखना है, पोजीशन ऑफ पॉइंट P। अब लिखना है अपने को क्या भाई, पोजीशन ऑफ पॉइंट P। ध्यान से देखना, पोजीशन ऑफ पॉइंट P। बात नहीं करो और एकदम खुश भी नहीं हो जाओ अचानक से, बदले बदले से हो गए हो बेटा तुम लोग। तो वेक्टर OP इक्वल टू क्या होगा, अगर इसका पोजीशन वेक्टर R है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है भाई, R है, तो वेक्टर R इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, लिखो ए के साथ क्या लगाएंगे, आई कैप। बी के साथ क्या लगाएंगे आप, जे कैप। और सी के साथ क्या लगाएंगे आप, के कैप। ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। पहले मैग्नीट्यूड नहीं बेटा, वेक्टर, अरे यार बेटा अभी बता रहे हैं, तुम्हारे उसमें भी आएंगे, अभी उस पर भी बात करेंगे तो आएगा। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आप समझ जाएंगे उसको भी कि इसको कैसे करना है, आइडिया हो जाएगा आपको। जल्दी ही इस पे बात करने वाले हैं। तो पहले के साथ क्या लगाएंगे, आई कैप। दूसरे वाले के साथ क्या लगाएंगे, जे कैप। तीसरे वाले के साथ लगाएंगे के कैप। आई कैप किसके अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। जे कैप किसके अलॉन्ग है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग। के कैप किसके अलॉन्ग है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग। अगर इसको पॉइंट में लिखना हो तो सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, ए कॉमा बी कॉमा सी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मुझे वेक्टर में लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, पहले वाले के साथ क्या लगा देंगे, आई कैप। दूसरे वाले के साथ क्या लगा देंगे, जे कैप। तीसरे वाले के साथ क्या लगा देंगे, के कैप। सिंपल सी बात है। ये कैसे भी लिख सकते हैं, राइटर के या क्वेश्चन जो भी दे रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। वो चाहे ऐसे दिए रहेंगे तब भी हम यही मानेंगे, ये दिए रहेंगे तब भी हम ऐसे लिख लेंगे, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। लेकिन लिखने गए तभी तो इसको सॉल्व करेंगे भाई, आई कैप जे कैप के कैप की जरूरत पड़ेगी। बाकी एक्स एक्सिस कॉलम जो है उसके साथ आई कैप लगाएंगे, जो वाई एक्सिस की वैल्यू है भाई, वाई एक्सिस कॉलम जो हमारी लेंथ है उसके साथ क्या लगाएंगे, जे कैप। जो जेड एक्सिस कॉलम है उसके साथ क्या लगाएंगे, के कैप लगाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना, ये समझ गए आप लोग। देखो जरा, तो हम ये समझ गए कि पहले वाले के साथ आई कैप लगा देंगे, दूसरे वाले के साथ जे कैप, तीसरे वाले के साथ क्या लगा देंगे, के कैप लगा देंगे, है ना। आई कैप किस एक्सिस के अलॉन्ग है भैया, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। जे कैप किसके अलॉन्ग है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। और के कैप जेड एक्सिस के अलॉन्ग है ना भाई, ये सब देख लिया हमने। अब जरा ये बताना इसका मॉड कैसे निकालेंगे, ये समझेंगे। कभी कभी पोजीशन वेक्टर अलग से भी निकालना आएगा, अभी पोजीशन वेक्टर बताएंगे। अभी तो फिलहाल मैग्नीट्यूड हम बताने जा रहे हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। देख बेटा चल,
ऐसा नहीं किया करो, नहीं तो बहुत मारे जाओगे। अब मान लीजिए कैसे मैग्नीट्यूड निकालेंगे, देखो मॉड या इसी को कहते हैं मॉडुलस, मॉडुलस या मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, ऑफ वेक्टर ए। किसी वेक्टर ए का मॉडुलस या मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे ये समझते हैं, फिर पीछे हम जाकर अभी उसको देखेंगे, बात करेंगे। ठीक है बच्चा, ध्यान रखो बच्चा, राजकुमार ऐसे नहीं किया करो बेटा। चलो अब याद, मान लीजिए वेक्टर ए इज इक्वल टू कहीं लिखा है, वेक्टर ए इज इक्वल टू लिखा है, अगर कहीं पे लिखा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखा है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, कुछ भी दिया है ऐसे, इसका मुझे निकालना है मैग्नीट्यूड, मॉड निकालना है। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होगा, रूट में एक्स जो आई कैप का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जो जे कैप का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जो के कैप का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम का क्या होगा, ये स्क्वायर रूट होगा। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि इसको निकालेंगे कैसे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए वेक्टर ए इज इक्वल टू कर दिया है आपको, सिर्फ और सिर्फ दिया है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, के कैप वाला दिया ही नहीं है, तो के कैप नहीं दिया है तो के कैप नहीं यूज करेंगे, कोई बात नहीं। अगर इसका मुझे मॉड निकालना होगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए, तो क्या होगा, अरे 3 का स्क्वायर होगा प्लस क्या होगा भाई 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या आएगा भाई 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, रूट में आएगा 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5, इसका मैग्नीट्यूड निकल के कितना आ गया 5 आ गया। कुछ भी दिया हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम का क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट। कभी मान लीजिए नेगेटिव दिया है, कई बच्चे साइन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे लेना है कैसे करना है। मान लीजिए सेकंड एग्जांपल लेते हैं, ये फर्स्ट था, सेकंड एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कहीं वेक्टर ए इज इक्वल टू दिया है 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप दिया है, 3 आई कैप माइनस क्या दिया है 4 जे कैप। अब इसका भी मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होगा, अरे आई कैप का कोफिशिएंट 3 है, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, जे कैप का कोफिशिएंट क्या है -4, -4 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा +16, दोनों का सम करेंगे क्या आएगा भाई 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा भाई 5 होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पॉजिटिव दिया नेगेटिव। हाँ कोफिशिएंट -4 है, -4 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा +16 आएगा, +16 + 9 सम करेंगे कितना आएगा 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 5 ही आएगा, कोई दिक्कत। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा समझ में आया, अब आ गया मैग्नीट्यूड। तो हमें निकालना है मॉड ऑफ वेक्टर ए, निकालना क्या अपने को, मॉड ऑफ वेक्टर ए हमने सीख लिया। तो वेक्टर ए को जो भी वेक्टर दिया है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो उसका क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, यूनिट वेक्टर निकल के आ जाएगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू दिया है, कोई मान लीजिए वेक्टर ए, कैपिटल वेक्टर ए इज इक्वल टू दिया है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, एक वेक्टर दिया है। हम पूछ रहे भैया ए कैप बताओ, तो ए कैप इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। इसका मॉड क्या निकलेगा, वेक्टर ये तो यही है, वेक्टर ये तो यही है ना जो दिया है आपको, यही रख लेंगे हम, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप दिस होल अपॉन, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। देखो आई कैप का कोफिशिएंट क्या है ए है, ए का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट क्या है भाई बी, बी का स्क्वायर प्लस के कैप का कोफिशिएंट क्या है सी, सी का स्क्वायर। यही हो गया, यही हो गया ए कैप। अगर इसको आप चाहो तो एक स्टेप और आगे सॉल्व कर सकते हो, एक स्टेप और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या करना चाहिए अपने को, इसी से रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से तीनों को अलग अलग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब तीनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे तो यहां क्या बनेगा, देखो ए कैप इज इक्वल टू क्या होगा, यही है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये आ गया क्या आपका ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आई कैप प्लस बी अपॉन रूट में क्या आएगा भाई, रूट में क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जे कैप प्लस सी अपॉन क्या आएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ क्या आएगा के कैप आएगा। समझना, इसी से हमने क्या किया, तीनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया। भाई डिवीजन में है ना, तीनों को अलग अलग क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आ गया। ये इसका क्या गया यूनिट वेक्टर, बाकी आप यहीं से करके देख दो। अब ये वेरिएबल्स में दिए हैं तो देखने में बहुत बड़ा सा लग रहा है कि सर ये इतना लंबा चौड़ा कैसे करेंगे, समझ में ना आ रहा है। अगर करने को आ गया तो इतना करते करते तो फिर हो गया, हालत खराब हो जाएगी अपनी। तो कैसे करेंगे इसको, ये पूरा एक्सप्रेशन है अपना। कोई क्वेश्चन देखते हैं, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कोई नंबर के साथ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे करेंगे। अभी तो देखने में बहुत बड़ा सा लग रहा है, इतना लंबा प्रोसेस आप कैसे करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कोई दिया है, सपोज करो कोई एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं। मान लीजिए वेक्टर ए इज इक्वल टू दिया है कहीं पे आई कैप
प्लस जे कैप माइनस 2k कैप दिया हमने, ठीक है। हमें निकालना है इसका यूनिट वेक्टर, मतलब मॉड ऑफ ए कैप, मतलब ए कैप निकालना है। तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड निकालने का वही तरीका है, क्या है भाई, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होगा, रूट में आई कैप का कोफिशिएंट क्या है भाई, यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। जे कैप का भी कोफिशिएंट क्या है 1, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 ही आएगा। के कैप का कोफिशिएंट क्या है -2, -2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा +4 आएगा। 4 + 2 कितना आ जाएगा भाई 6, रूट में कितना आ गया 6 आ गया, रूट में कितना आ गया 6 आ गया। अब हमें निकालना है ए कैप। ए कैप निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिंस ए कैप इज इक्वल टू क्या है, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, यही है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए क्या है भाई, आपको जो दिया है लिख लो इसको, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के 2 कैप, दिस होल अपॉन क्या हो गया रूट में 6। अब इसको डिवाइड करो, इसका कोफिशिएंट 1 है, 1/√6 आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप माइनस 2/√6 और क्या हो गया भाई के कैप। देखा कितना सिंपल है। प्रोसीजर देखने में आपको लंबा लग सकता है, लेकिन जब नंबर के साथ इसको सॉल्व करोगे तो करना बहुत क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। समझ में आई हमारी बात। जो आपने लिखा ना इसको ऐसे लिखिए, कुछ राइटर्स इसको स्मार्ट तरीके से लिखते हैं, मैं बता दूं, कहीं देखकर आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये कैसे आ गया ये कैसे आ गया। जो हमने पीछे भी एक्सप्रेशन लिखा ना, कौन सा एक्सप्रेशन, अभी वेक्टर ए या ए कैप इज इक्वल टू आपने क्या लिखा था, ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आई कैप प्लस बी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जे कैप प्लस सी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहां क्या हो जाएगा के कैप। कुछ राइटर इसी चीज को ना अभी पीछे लिखे थे ना, एकदम स्मार्ट तरीके से लिखते हैं। लिखेंगे कैसे, शॉर्ट वे में लिखना होगा तो लिखेंगे ए कैप अपॉन ए अपॉन समेशन ऑफ रूट में ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, ये रूट के अंदर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या है सी स्क्वायर। कुछ लोग इसके बाहर नहीं, कुछ लोग रूट के अंदर भी समेशन लिखते हैं, मतलब लिखने के उनके अलग अलग तरीके हैं। मेरी बात समझ रहे हो, कुछ लोग रूट के अंदर लिखेंगे समेशन ऑफ ए स्क्वायर, फिर इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर लिख देंगे भाई आई कैप प्लस बी के अपॉन बी समेशन ऑफ दिस, ये लिख के छोड़ देंगे। वैसे जो सही तरीके से आपको लिखना चाहिए उस लिखने का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, दोनों टर्म अलग अलग है रूट में। जो सही तरीका होगा एकदम, इसको अगर परफेक्ट तरीके से देखें, मेरा जहां तक अपना रूट में क्या हो गया समेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया आई कैप प्लस बी अपॉन क्या होगा रूट में क्या हो गया समेशन ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा जे कैप प्लस सी अपॉन रूट में क्या हो जाएगा समेशन ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ क्या लिख देंगे के कैप। समेशन ऑफ ए स्क्वायर का मतलब क्या है, समेशन ऑफ ए स्क्वायर का मतलब क्या है, समेशन ऑफ ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सभी टर्म्स के स्क्वायर का क्या है सम, ठीक है। ये ऐसे भी लिखते हैं ताकि शॉर्ट में हो जाए थोड़ा। मैं बहुत लेंदी सा एक्सप्रेशन लग रहा है ना, बहुत बड़ा सा एकदम देखने में थोड़ा सा लग रहा है कि बहुत बल्कि सा है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत टफ है ना। बेटा घूम रहे हो, जब मन में आए चले आए ग्रुप में। बेटा कुछ टेस्ट होते हैं, टेस्ट पास करना होता है बेटा, टेस्ट तुम्हारा नंबर ही नहीं आया, फोटो आना चाहिए, नंबर आना चाहिए, तभी तो कर पाऊंगा। चलो यहाँ देखो, हाँ अरे इन्हें तो ले लेंगे। ये समझ गए कैसे निकलेगा, ये समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा समझ में आया अपने को, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन दिया हो कैसे भी दिया रहे कर लेंगे। अब जैसे मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, इसका पर्पस क्या अभी ये भी बताएंगे कि इसको क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं यूनिट वेक्टर, क्या मतलब है इसका देखेंगे, अभी जान लेंगे। पहले ये तो समझ लो यूनिट वेक्टर निकालेंगे कैसे। हाँ बेटा सीधा तो बैठ ले, नीचे कोई दिक्कत है, ऐसे बैठे रहो तो तभी बन जाता है, सीधे बैठे रहा करो। तो गाना भी ऐसा लगा दिए कि वो लोग स्टोरी सुनी होंगे तो घबरा गए, मतलब गाना भी ऐसा लगा दिए लिख के घबरा गए कि सर ऐसा नहीं करो बच्चा। अरे कुछ ऐसा लगाया होता कि एकदम पढ़ रहा है लड़का, कुछ ऐसा वाला लगाया होता। चल बेटा देख यहाँ, देख देख बच्चा बच्चा बच्चा। अब हमने कह दिया वेक्टर बी इक्वल टू दिया है जे कैप -3k कैप दिया है। हमने कह दिया बी कैप निकालो आप, तो कैसे निकालिएगा, पहले क्या करेंगे इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर बी निकालेंगे। मॉड ऑफ वेक्टर बी क्या होगा भाई, आई कैप तो है नहीं, जे कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 होगा, के कैप का कोफिशिएंट -3 है, -3 का स्क्वायर क्या होगा 9,
रूट में कितना जाएगा 10 आ जाएगा। अब बी कैप इज इक्वल टू क्या होगा भाई, वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। सॉल्व करेंगे क्या आएगा, बात नहीं कीजिए भाई, बात करेंगे तो फिर अभी उड़ा देंगे बेटा। फिर तो यही हो जाएगा कि सर कब आया कब गया पता ही नहीं चला। समझ गए, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे फिर उससे डिवाइड कर देंगे, उसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। फिर हमने कहा यूनिट वेक्टर का मतलब एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या आता है 1। जरा देखते हैं इसका मैग्नीट्यूड 1 आता है कि नहीं, चेक किया जाए इसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है कि नहीं। तो हम बी कैप का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हम ये कह रहे हैं कि ये इसका यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा 1। चेक कर लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा कि नहीं। तो बी कैप का मैग्नीट्यूड निकालते हैं भैया, मॉड ऑफ बी कैप। तो मॉड में क्या आएगा भाई, बी कैप क्या है 1 अपॉन रूट में 10 आई कैप -3 अपॉन क्या आएगा भाई रूट में 10 और यहाँ क्या है भाई के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है भाई, रूट में आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो आई कैप क्या है, आई कैप क्या है यहाँ पर, आई कैप का कोफिशिएंट क्या है 1 अपॉन रूट 10, इसका स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 1/10 प्लस के कैप का, एक आई कैप है नहीं जे कैप का, मतलब जे कैप था ना ये, तो ये जे कैप है और के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे। के कैप का कोफिशिएंट क्या है -3/√10, 3 का स्क्वायर क्या होगा भाई 9 और √10 का स्क्वायर क्या आएगा 10। ऊपर देखो डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो 10/10 कैंसिल करोगे 1 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 1 ही तो आएगा। तो जब भी किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे मैग्नीट्यूड हमेशा 1 ही आएगा। वो तो पहले ही बताया गया, यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा। ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलेंगे। और यूनिट वेक्टर निकालते कैसे ये सीखे, ये तो एक पहला स्टेप था आपका, यूनिट वेक्टर निकालने का पर्पस क्या है। तो यूनिट वेक्टर को बेसिकली हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर का मतलब बेसिकली हम लोग इसको डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, डायरेक्शन के लिए। सपोज करो कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर ए है, इसका डायरेक्शन ये है, वेक्टर ए का डायरेक्शन ये है। तो जो इसका यूनिट वेक्टर होगा ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा 1 होगा। बस ये वेक्टर ए का डायरेक्शन बता रहा है एग्जैक्ट। ये जो टेल की लेंथ आ गई इसकी, इसके मैग्नीट्यूड को बता रहा है और ए का इसके किसको बता रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है। जैसे मान लो किसी चीज की वेलोसिटी है, मान लीजिए बॉडी हमारी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसकी स्पीड हमने दे दी 5 मीटर पर सेकेंड दे दी और ये हमने निकाल दिया बी कैप। वेलोसिटी का जो यूनिट वेक्टर होगा ये बताएगा क्या है, इसका डायरेक्शन क्या है। तो जो यूनिट वेक्टर होता है किसी वेक्टर का वो उसके किसको बताएगा, डायरेक्शन को बताएगा। तो वो फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली किस डायरेक्शन में वर्क कर रही है या काम कर रही है, समझ में आया। तो यूनिट वेक्टर का रोल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा, डायरेक्शन के लिए। केवल और केवल इसका रोल किसके लिए होगा, डायरेक्शन के लिए होगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। आप पढ़े होंगे मैथ्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में। 1 को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें रिजल्ट चेंज नहीं होता। तो जब इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है तो इससे किसी को भी मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें रिजल्ट चेंज होगा क्या, कुछ नहीं, सेम एज इट इज रहेगा। तो यूज क्या है इसका, पर्पस क्या रहेगा, पर्पस इसका क्या है, ये क्या बताएगा, उसका डायरेक्शन बताएगा। डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका रोल पूरी फिजिक्स में केवल किसका रहेगा, डायरेक्शन बताने के लिए होगा। मतलब ये है कि अगर मैं यही कह देता कि बॉडी हमारी मूव कर रही है, ध्यान से समझना, या कोई कार है या कोई बॉडी है, कोई सिस्टम है, मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग और उसकी स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। हमने कहा इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, कौन से एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग। हमने कह दिया इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो आप लिखोगे इसको 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड, 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड। आई कैप लगा दिया कि नहीं, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, किसके लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। अब ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। तो आई कैप, जे कैप, के कैप जो लग रहा है बेसिकली किसको बता रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है कि हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना है, वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना है, जेड एक्सिस के लॉन्ग कितना है, ये इसका क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। समझ में आया, ये इसके किसको बताएगा, डायरेक्शन को बताएगा। अगर हम ये कह देते कि 5 मीटर पर सेकेंड से हमारी पार्टिकल किस डायरेक्शन मूव कर रही है भैया, वाई डायरेक्शन में जा रही है, इसकी स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड है, तो बताओ इसको वेक्टर फॉर्म में आप क्या लिखोगे, तो क्या लिखते हैं आप बताओ, 5 जे कैप मीटर पर सेकेंड, 5 जे कैप मीटर पर सेकेंड। क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर कौन सा है, आई कैप, और वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या है, जे कैप, जेड एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या है, के कैप। अभी पीछे लिखे थे ना, और ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस है, ये क्या है, जेड एक्सिस। तीनों म्यूचुअली क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। मतलब आई कैप जे कैप के बीच का एंगल कितना होगा 90, आई कैप जेड एक्स और जे के कैप के बीच का एंगल कितना होगा 90।
और जे कैप और के कैप के बीच का एंगल भी कितने का होगा 90। तीनों म्यूचुअली क्या होंगे परपेंडिकुलर। तो कभी कभी पूछा जाता है आई कैप जे कैप के कैप क्या होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट वर्ड ऐड हो गया, इसका मतलब क्या है मैग्नीट्यूड कितना है 1 है। नॉर्मल वेक्टर का मतलब तीनों म्यूचुअली क्या है परपेंडिकुलर है। और आई कैप किसके लॉन्ग है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जे कैप किसके लॉन्ग है वाई एक्सिस के लॉन्ग और के कैप किसके लॉन्ग है जेड एक्सिस के लॉन्ग है। तीनों म्यूचुअली क्या है परपेंडिकुलर है। मैं अभी पीछे बताया, मैं फिर से बताऊं क्या, क्लियर है ना ये बात? ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। यूनिट वेक्टर इन सब का मतलब समझ गए। यूनिट वेक्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, डायरेक्शन बताने में इसका क्या रोल है। आई कैप लग गया, इसका मतलब कौन सी एक्सिस के लॉन्ग चल रहे हैं हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग। जे कैप लग गया, इसका मतलब हम कौन सी एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहे हैं भाई के कैप लग जाता तो जेड एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहे हैं। ये बात क्लियर हो रही है अपनी, कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े हम लोग। ठीक, तो यूनिट वेक्टर क्या है समझ में आया? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, उसको हम क्या बोलते हैं यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, निकालने का फॉर्मूला क्या है, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो जो रिजल्टेंट वेक्टर निकल के आएगा वो उसका क्या होगा यूनिट वेक्टर होगा। यूनिट वेक्टर का मतलब उसका रोल क्या है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी का क्या बताएगा, ये डायरेक्शन बताएगा, इसका और कोई दूसरा रोल नहीं है। क्लियर है? जैसे हमने कह दिया कोई पार्टिकल या कोई बॉडी या सिस्टम 5 मीटर पर सेकंड से एक्स एक्सिस को लॉन्ग मूव कर रहा है तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे 5 आई कैप मीटर पर सेकंड। अगर यही वाई एक्सिस को लॉन्ग मूव कर रहा होता तो क्या लिखते हैं 5 जे कैप मीटर पर सेकंड। जेड एक्सिस को लॉन्ग कर रहा होता तो 5 के कैप मीटर पर सेकंड। क्लियर है बात? यूनिट वेक्टर का मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है भाई 1। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद आता है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर का मतलब कैसा वेक्टर है भाई, एक ऐसा वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर का मतलब एक ऐसा वेक्टर है जिनके दोनों के डायरेक्शन क्या है सेम है। बहुत ध्यान समझ रहा है इसका। दो वेक्टर ऐसे हैं जिनके डायरेक्शन क्या है सेम है, मैग्नीट्यूड सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या है, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल वेक्टर इफ दे आर हैव व्हाट सेम डायरेक्शन। दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। इफ दे हैव व्हाट सेम डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा सेम। जब दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो जाए तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं पैरेलल वेक्टर कहते हैं। दो वेक्टर जिनके डायरेक्शन सेम हो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं पैरेलल वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है नहीं भी। जैसे यहां देखो टेल की लेंथ अलग अलग है कि नहीं, लेकिन डायरेक्शन दोनों का सेम है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे वेक्टर को क्या कहेंगे पैरेलल वेक्टर। मैथ वाला कॉन्सेप्ट मिक्स नहीं कर देना कि दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगी कांस्टेंट रहेगी तो कहेंगे दो लाइन क्या है पैरेलल है। फिजिक्स और मैथ को मिक्स कर दिए, समझो वहीं बर्बाद हो गए। पैरेलल वेक्टर का मतलब दो ऐसे वेक्टर हैं दोनों का डायरेक्शन सेम है। अब ये कैसे हो सकते हैं, देखो ये ऐसे भी हो सकते हैं, हो सकता है क्या है, हो सकता है क्या है, ये मान लीजिए ऐसे हैं, दूसरा वाला वेक्टर ऐसे है, दोनों का डायरेक्शन अभी भी क्या है सेम है, दोनों का डायरेक्शन अभी भी क्या है सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है कि नहीं, इस केस में भी सेम है। तो कैसे कहेंगे ये भी दोनों वेक्टर क्या है पैरेलल ही होंगे। अब मैच वाला कॉन्सेप्ट मान लगाते ना कि पैरेलल का मतलब तो हमने समझा था कि जो ऊपर नीचे हो तब भी बोलेंगे। फिजिक्स ये कह रही है कि दो फिजिकल क्वांटिटी आपकी पैरेलल तब कहलाएंगी जब दोनों की डायरेक्शन क्या हो सेम हो। अभी भी तो दोनों का डायरेक्शन सेम ही है। मान लीजिए वेक्टर ए है अपना और ये वाला वेक्टर क्या है भैया वेक्टर बी है, दोनों का डायरेक्शन सेम है कि नहीं, तब भी इसको हम क्या कहेंगे पैरेलल है। इस केस में भी एंगल 0 डिग्री आ रहा है, उस केस में भी एंगल क्या आएगा 0 डिग्री आएगा। अरे दोनों लाइन जब मिल ही नहीं रहे एक दूसरे से, अच्छा जब दोनों लाइन एक दूसरे को सुपर इंपोज कर दिए, एक के ऊपर एक आ गए, तब भी एंगल क्या होगा 0 डिग्री तो होगा, तो वो भी पैरेलल की कैटेगरी में आएगा, ये भी पैरेलल की ही कैटेगरी में आएगा। समझना ये है कि दो वेक्टर का डायरेक्शन अगर सेम हो गया तो इन्हीं को हम क्या कहेंगे पैरेलल वेक्टर्स। फिर ये समझना किसी भी वेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कहीं भी आप मूव करा सकते हो, बस पैरेलली उसको क्या करो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं करो, उसको कहीं भी आप मूव करा सकते हो। किसी भी वेक्टर को कहीं भी मूव करा दो, बस उसका डायरेक्शन चेंज नहीं करो, उसका कुछ भी चेंज नहीं होगा, ना मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना कुछ भी चेंज होगा। मतलब अगर ये वेक्टर यही लिखा है, इस वेक्टर को हम कहीं भी मूव करा दें, कहीं भी आगे पीछे आप करा लो, बस उसका डायरेक्शन चेंज नहीं करो। सपोज करो ये दोनों वेक्टर लिखे हैं, अब हमने क्या किया एक को उठाया फिर नीचे लाए फिर इसको इधर लाए, कहीं भी लाओ बस इसका डायरेक्शन चेंज नहीं करो। इस वेक्टर ए को हम इसके नीचे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी दोनों क्या है पैरेलल हैं। इस वेक्टर को हमने क्या किया वेक्टर बी के नीचे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी ये दोनों क्या है पैरेलल हैं। अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को हमने चेंज नहीं किया तो उसको कहीं भी हम शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलली, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैरेलली उसको कहीं भी शिफ्ट करो, बस उसका डायरेक्शन चेंज नहीं करो, उसका मैग्नीट्यूड भी वही रहेगा, डायरेक्शन भी वही रखना, अपना डायरेक्शन नहीं चेंज करना।
ठीक है, कहीं भी मूव करा सकते हो। तो ये भी पैरेलल की कैटेगरी में आएगा, ये भी क्या होगा, पैरेलल की ही कैटेगरी में आएंगे। समझ बात। तो दो वेक्टर्स को हम कब कहेंगे कि पैरेलल हैं, जब दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाए, सेम। बस इतना समझना। डायरेक्शंस के सेम हो जाने का मतलब क्या है, एंगल कितने डिग्री आ जाएगा, दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा, 0 डिग्री का आएगा। दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री का आ गया, इसका मतलब दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल। यहां भी एंगल कितना आया भाई जब दो लाइन एक दूसरे को इंक्लाइन करते हैं तब तो कहते हैं ना, दोनों लाइन के बीच का जो इंक्लाइनेशन होता है, जो एंगल बनेगा वो थीटा है। जब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं तो कोई एंगल बनेगा क्या, नहीं। थीटा क्या आएगा, 0। जब एक के ऊपर एक ही आ गए तब भी एंगल क्या होगा, 0 ही होगा, कोई झुकाव ही नहीं है भाई, तब भी एंगल क्या आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। तो दो लाइन अगर पैरेलल हो गए तो हमेशा एंगल कितने डिग्री का आता है, 0। तो दो वेक्टर क्वांटिटी को हम पैरेलल वेक्टर्स कब बोलेंगे, जब उनको क्या होगा, उनका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, या एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा, 0 डिग्री का आ जाएगा। अब इसको मैथमेटिकली कैसे समझेंगे, मैथमेटिक्स की फील्ड की बात नहीं कर रहा हूं, हालांकि वो कॉन्सेप्ट वहां भी चलेगा। मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, चलो ठीक है, थ्योरेटिकली हमने समझ लिया कि दो वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों क्या है, पैरेलल है। ठीक है सर, समझ में भी आ गया, दो वेक्टर पैरेलल है, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, या थीटा क्या आ गया, 0 डिग्री, ये क्लियर हो गया। लेकिन इसको मैथमेटिकली लिखेंगे कैसे, सिंबॉलिकली हम लिखेंगे कैसे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे लिखा होगा दो वेक्टर क्वांटिटी, तो हम समझ जाएंगे कि दोनों क्या है, पैरेलल है। अगर एक वेक्टर क्वांटिटी दूसरे वेक्टर क्वांटिटी के किसी स्केलर नंबर के मल्टीपल में लिखा होगा, मान लीजिए वेक्टर a इज इक्वल टू लिखा है n टाइम्स ऑफ वेक्टर b, किसी स्केलर नंबर n से मल्टीप्लाई करते हैं b को तो वेक्टर a आ जाता है, तब हम कह देंगे दोनों वेक्टर क्या होगा, पैरेलल होगा। अगर किसी वेक्टर को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर नंबर का मतलब कोई नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी नंबर हो सकता है। किसी एक वेक्टर क्वांटिटी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी हमें मिल जा रही है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी मिल जा रही है, तो हम कहेंगे कि दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है। एक एग्जांपल समझते हैं, कोई भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए दो वेक्टर क्वांटिटी हमने ले लिया, एक है वेक्टर ए, वेक्टर ए इज इक्वल टू हमने ले लिया आई कैप और जे कैप प्लस क्या ले लिया हमने, के कैप। अगर इसको पॉइंट में लिखते तो क्या लिखते, अगर इसको कोऑर्डिनेट वाइज लिखना होता पॉइंट में तो क्या लिखते आप जरा बताना, 1, तीनों के कोफिशिएंट क्या है, 1 1 ही तो है, 1, 1 ही लिखते। ये सब लिखना सीखना, जो अच्छे राइटर है ना, स्टैंडर्ड किस्म की जो बुक लिखते हैं ना, वो सब यही सब यूज करते हैं। आपको लगेगा यार इसमें आई कैप जे कैप मेरा मिला ही नहीं है, तो क्वेश्चन कैसे करें, कंफ्यूज नहीं होना, लिखने के तौर तरीके सीखना। ये चीजें बिल्कुल आपके लिए नहीं है, तो थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। जान लगे आपको मुझे कुछ सिखाना है तो मैं रुक जाऊंगा, मैं बहुत ध्यान सीख रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा लर्नर हूँ, ये जान लो, मैं सीखूंगा। अब वेक्टर बी इक्वल टू दे दिया, देख बच्चा, वेक्टर बी इक्वल टू मान लीजिए दे दिया 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप दे दिया हमने। अब जरा देखना, वेक्टर ए को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वेक्टर बी मिल जाएगा कि नहीं, वेक्टर ए को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वेक्टर बी मिल जाएगा कि नहीं। तो इन शॉर्ट अपने को ये समझ में आ रहा है, अगर इसमें 2 कॉमन कर लूं तो ये क्या आ जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस क्या आ गया, के कैप। ये 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए आ गया कि नहीं। वेक्टर बी किसके मल्टीपल में है भैया, 2 से अगर वेक्टर ए को मल्टीप्लाई कर दें तो वेक्टर बी आ जाएगा। हमने कहा जब भी इस तरह की सिचुएशन मिल जाए कि एक वेक्टर को कुछ मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो दूसरा वेक्टर आ जाए, तो ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, पैरेलल। इनका मतलब इनके बीच का एंगल हमेशा कितने डिग्री का हो जाएगा, 0 डिग्री का आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर क्या हो गए, पैरेलल हो गए। वेक्टर ए क्या हो गया, वेक्टर ए वेक्टर बी के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। लेकिन अब ये समझना, कोई कहेगा सर एरो से इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो वेक्टर बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए दिया है, इसका मतलब दोनों के डायरेक्शन तो सेम है, दोनों के डायरेक्शन क्या है, सेम है। लेकिन वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है ए का क्या है, डबल है। ये वेक्टर बी है, ये क्या है, वेक्टर ए है। दोनों के डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन बी का जो मैग्नीट्यूड है ए का क्या है, डबल है। इक्वल टू में 2 लिखा है ना, मतलब दोनों पैरेलल वेक्टर हैं, लेकिन वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है ए के मैग्नीट्यूड का क्या है, वो डबल है। अगर इसका 5 था तो इसका कितना रहा होगा, 10, इसका 10 रहा होगा तो इसका कितना रहा होगा, 20, जो भी रहा होगा उसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। बात समझ में आई इतनी, पैरेलल वेक्टर का मतलब समझ में आया, एक वेक्टर जो होगा वो दूसरे वेक्टर के किसी स्केलर नंबर के मल्टीपल में होगा। लिखना कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करना, समझ में आ गई इतनी बात, क्लियर है, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं। पैरेलल वेक्टर समझ गए, एंगल 0 आएगा, पैरेलल है तो मैथमेटिकली कैसे समझेंगे, हर बार ड्रॉ तो ही नहीं कर पाएंगे सर। हम ये देख लेंगे अगर कोई एक वेक्टर दूसरे वेक्टर की किसी स्केलर नंबर के मल्टीपल में होगा तो कैसा वेक्टर हो जाएगा, पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। क्लियर भाई, चले आगे बढ़े।
कुछ भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या लिखा है, बस ये ध्यान रखना आ जाए। फिर इक्वल वेक्टर का मतलब, इक्वल वेक्टर का मतलब दो ऐसे वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। ऐसे वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और क्या है, देखो, इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड भी हो और सेम क्या हो, डायरेक्शन, सेम सेम हो जाए तो समझ जाना क्या है, इक्वल वेक्टर। दो वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर तब कह पाएंगे जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी, देखो लेंथ में भी इक्वल दिख रहे हैं और डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, सेम है, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। देखो दोनों के डायरेक्शन सेम है कि नहीं, इसका मतलब इक्वल वेक्टर भी पैरेलल वेक्टर की कैटेगरी में आते हैं। बस इसमें एक एडिशनल प्रॉपर्टी और ऐड हो गई, क्या, कि दोनों के मैग्नीट्यूड क्या हो गए, सेम। दो वेक्टर ऐसे हैं जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, ऐसे वेक्टर को बोलेंगे इक्वल वेक्टर। मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया और डायरेक्शन भी सेम हो गया। बाकी समझ गया ना। इसका मतलब अगर मान लीजिए वेक्टर ए इक्वल टू कहीं लिखा है, कहीं पर मान लेते हैं वेक्टर ए इक्वल टू लिखा है, कुछ भी लिखा है, वेक्टर ए इक्वल टू लिखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और वेक्टर बी इक्वल टू भी ये लिखा है, वेक्टर बी इक्वल टू लिखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहेंगे कि दोनों वेक्टर्स क्या है भाई, इक्वल, दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। ऐसे वेक्टर को हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर। इस केस में भी एंगल कितने डिग्री का आएगा, क्योंकि ये पैरेलल वेक्टर के ही एग्जांपल है। बस इसमें एक प्रॉपर्टी और ऐड हो गई, क्या, कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, सेम। क्लियर हो रही बात, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो, क्लियर है ना यहां तक, आगे बढ़े। चलो फिर आता है एंटी पैरेलल वेक्टर या अपोजिट वेक्टर की हम बात करते हैं। एंटी पैरेलल वेक्टर या इसी को क्या बोलते हैं, अपोजिट वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, अपोजिट वेक्टर बोलेंगे। इसका मतलब क्या है समझना, ऐसे वेक्टर हैं जिनके डायरेक्शन क्या होंगे भाई, अपोजिट। अब मैग्नीट्यूड क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन क्या है भाई, अपोजिट। डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो ऐसे वेक्टर को कहेंगे एंटी पैरेलल या क्या बोलेंगे, अपोजिट वेक्टर, क्योंकि इनके डायरेक्शन क्या हो गए, अपोजिट। क्योंकि हम वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो मेजर रोल हमेशा किसका रहना है, डायरेक्शन का ही। मैग्नीट्यूड तो स्केलर क्वांटिटी में भी मिल जा रहा था, वेक्टर वेक्टर क्यों खास बना भाई, डायरेक्शन की वजह से। तो जितने भी टाइप की हम बात कर रहे हैं, जितने भी कैटेगरीज की बात कर रहे हैं, हमेशा हम डायरेक्शन का ही रोल इसमें देख रहे हैं, इसलिए इस डायरेक्शन को समझना बहुत क्या है अपने लिए जरूरी है। ठीक है, तो अब डायरेक्शन अगर अपोजिट हो गया तो कैसे वेक्टर्स हो जाएंगे, एंटी पैरेलल या कहेंगे अपोजिट वेक्टर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ये, अपोजिट वेक्टर। अब सर फिर इनके बीच का एंगल क्या होगा, एंगल क्या होगा जरा बताना आप लोग मुझे, 180 डिग्री। क्योंकि अगर दोनों वेक्टर ऐसे होगा, देखो एक वेक्टर ऐसे जा रहा है आगे, दूसरा वेक्टर ये जा रहा है आगे, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा जरा बताना, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ये मान लीजिए वेक्टर ए है, ये मान लीजिए वेक्टर बी है। अब इनके बीच का एंगल कितने डिग्री आ जाएगा भैया, 180 डिग्री आ जाएगा। जब एंटी पैरेलल होंगे या अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो एंगल हमेशा कितने डिग्री का आएगा। अब ये मत कहना कि सर लाइन एक के ऊपर एक आ गई तो क्या होगा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है ना। अभी एंगल का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा कि एंगल हम लोगों ने कैसे निकालने हैं, एंगल हम लोगों ने कैसे निकालने हैं ये अपने को समझना है। अभी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि बात आप इस भाव से देखेंगे कि क्या आगे ऐसा बताएगा आगे। अभी तो सीख लेते तो ठीक था, तो अभी समझ जाते कि एंगल कैसे निकलेगा। अभी तो समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी क्या बता रहे। जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो, बहुत एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट बताता हूँ, याद रखना, बहुत कंफ्यूजन होता है। मैं आपको अभी क्लियर ही किए देता हूँ तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। नहीं कई बार ना बड़ा कंफ्यूजन सा होता है कि गुरुजी कैसे निकालेंगे। बाकी पढ़ तो यही होंगे आप लोग सब जीनियस बच्चे हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, मेरा यकीन मानिए जिसने भी छोड़ा बहुत पछताएगा, लेकिन इसको भेजेंगे एक आध हफ्ते बाद। हाँ देखो तुम लोगों को कर देंगे, घबराओ नहीं। सर हम लोग तो लिख नहीं रहे थे, आपने कहा था स्टार्टिंग में। हाँ भेजे। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, हाँ वेक्टर ड्रॉ करना है। उसके बाद क्या करना है बेटा, वाह बेटा वाह। दो वेक्टर के बीच का जब भी एंगल निकालना हो तो दोनों वेक्टर के टेल को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। क्या कर दो, ज्वाइन कर। पूंछ से पूंछ को क्या कर दे बेटा, ज्वाइन कर दे। जब पूंछ से पूंछ को ज्वाइन कर दोगे तो जो एंगल निकल के आ जाएगा वही क्या हो जाएगा, बस पूंछ से पूंछ को ही ज्वाइन कर दो। अब जरा देखना,
अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो गए, भैया भैया देखो, हमने कहा दो वेक्टर को हम कहीं भी मूव करा सकते हैं, बच्चा बात नहीं करना, दो वेक्टर को हम कहीं भी मूव करा सकते हैं, बस उसका डायरेक्शन चेंज, दो वेक्टर को हम कहीं भी मूव करा सकते हैं, बस उनका डायरेक्शन चेंज नहीं हो। मतलब इस वेक्टर को आगे पीछे, चाहे ऊपर ले जाए नीचे लाए, चाहे आगे पीछे कुछ भी कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब वेक्टर ए को मैं यहां भी लिख सकता हूं, यही रहेगा वेक्टर ए लिखा रहेगा, इसी वेक्टर ए को मैं पीछे भी लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी वेक्टर ए को मैं आगे भी लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, क्या फर्क पड़ रहा है यहां पर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस डायरेक्शन इसका चेंज नहीं होना चाहिए, कहीं भी मूव करा सकते हैं आप। तो अब दोनों के बीच का जब एंगल निकालना है, टेल से टेल को ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, तो इसको क्या करोगे आप, इसके ऊपर लाकर ऐसे लगा दोगे कि नहीं? जब टेल से टेल को ज्वाइन कर दिए तो बताओ दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का आ गया? 0 डिग्री आ गया कि नहीं? 0 डिग्री आ गया कि नहीं? अब जरा मैं पूछूं, अगर एक वेक्टर ऐसे है और दूसरा वेक्टर ऐसे है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, अब मैं पूछ रहा हूं दोनों के बीच का एंगल बताओ भाई। तो हम टेल से टेल को ज्वाइन करेंगे, डायरेक्शन को नहीं चेंज करना है भाई। तो मान लीजिए वेक्टर ए को यहीं रखे, हम वेक्टर बी को आगे ले जा रहे हैं, इनको ज्वाइन कर दिए भाई, ये हो गया वेक्टर बी। अब बताओ इनके बीच का एंगल कितने डिग्री का आ गया? 180। आगे कि नहीं 180? दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल निकालना भैया, ये सब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कई बार तुम्हारे जेई में आए हैं, नीट में आए, मैं आपको दिखाऊंगा, अभी प्रीवियस क्वेश्चन वगैरह कराऊंगा, थोड़ा सा लेवल आ जाए आप लोगों का। ऐसे ऐसे एरो बना के छोड़ दिए, पूछ रहे हैं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, एंगल क्या होगा, ये बताओ आप। जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता वो घूमते रहेंगे, बस वही डॉट प्रोडक्ट जानते रहेंगे, डॉट प्रोडक्ट से नहीं आएगा बेटा, क्योंकि वहां कुछ वेक्टर दिया ही नहीं, सिर्फ एरो दिया है, निकालना आएगा तभी कर पाओगे, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो यहां इसको ज्वाइन कर देंगे, निकल के आ जाएगा एंगल। कभी ना कंफ्यूजन के लिए आपको कुछ भी दे सकते हैं एंगल, जैसे मान लीजिए यहां पर है ऐसे, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ऐसे दे देंगे, कहेंगे ये एंगल कितना है, 120 डिग्री का है। तो बताओ भैया, मतलब एक्चुअल जो एंगल होगा इन दोनों वेक्टर के बीच का कितना होगा? मान लो जो भी है, ये वेक्टर दिया था, ये मान लेते हैं वेक्टर बी दिया है, ये वेक्टर ए दिया है। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल पूछ रहा है, या कभी हो सकता है ऐसे दिए हूं, कभी मान लीजिए ऐसे दिए हूं, ये एंगल दीजिए 30 डिग्री, मान लीजिए ये क्या है अपना वेक्टर ए है, ये अपना क्या है मान लेते हैं वेक्टर बी है। पूछेंगे इन दोनों के बीच का एंगल बताओ, कभी ऐसे ही दे देंगे, इन जनरल कुछ भी दे दें, देखो क्या निकाल पाओगे, बता पाओगे? बताओ यहां एंगल कितना होगा, ये वाले भी केस में, ये वाले इसमें एंगल कितना होगा बताओ? 30 डिग्री आएगा। क्यों? क्योंकि इसके हेड से हमने टेल को ज्वाइन किया है, जबकि ज्वाइन किसको किससे करना है, टेल से टेल को। तो हम इसको नीचे ऐसे लाएं या इसको ऊपर उठा, इसको नीचे ऐसे लाओगे तो क्या होगा, ये आगे ऐसे चले जाएगा। जब इसको नीचे ले जाएंगे तो स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल के, भाई दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180। अगर ये 120 है तो एंगल कितना डिग्री का होगा, 60। टेल से टेल ज्वाइन हो जाएगा दोनों का, एंगल कितना निकल के आ जाएगा, 60। पता नहीं होगा तो 120 नहीं बता दोगे, क्योंकि एंगल तो 120 सीधे दिख रहा है ना। लॉजिक सेंस कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तभी चीजें आपको क्लियर दिखेंगी, अदरवाइज वही पेस्ट करके चले जाओगे, गलती हो जाएगा। यही सब नहीं लिखा है किताबों में, यही समझना है, यही सीखना है। अब यहाँ एंगल दिया 30, यहां दिया है कितना एंगल 30, कितना होगा एंगल बताओ फिर? 30 ही हो जाएगा पक्का? कैसे? थर्टी ही आ जाएगा, क्योंकि सर आपने टेल से टेल बताया था, टेल से टेल तो अब यहाँ तो इसका हेड आ रहा है, इसका टेल आ रहा है, इसका हेड यहाँ है, 30 ही होगा ना। अरे हेड से हेड ज्वाइन करें चाहे टेल से टेल ज्वाइन किए, बात एक ही है। हालांकि मैंने सिर्फ टेल से टेल ज्वाइन करने के लिए लिखा है, लेकिन किसी को भी ज्वाइन कर सकते हो, हेड से हेड ज्वाइन करो या टेल से टेल ज्वाइन करो। लेकिन आपको कह दी कि नहीं सर मुझे आप जो बताया वही बताओ, आपने पहले क्यों बताया, या तो आप दोनों बताते, आप चीटिंग कर रहे हो, उससे ही कर लो। अगर हेड से ही हेड को, टेल से टेल को ज्वाइन करोगे तो क्या होगा, देखो ये वाला एंगल कितनी डिग्री निकल के आया, ये कितना निकल के आया, अरे 150। अब इसको आगे ले जाऊंगा ऐसे, बताओ ये एंगल कितना निकल के आ जाएगा, आ गया कि नहीं, आ जाएगा कि नहीं 30? टेल से टेल वाले से ही कर लो। तो जहां हमने लिखा है इसको ध्यान रखना, या तो टेल से टेल को ज्वाइन कर लेंगे या किससे किससे ज्वाइन कर लेंगे, हेड से हेड ज्वाइन कर लेंगे, दोनों में से किसी को जो आपको सुटेबल लगे। हालांकि टेल से टेल वाला थोड़ा इजी पड़ता है, बाकी दोनों ही ठीक है आप। तो जो एंगल निकल के आ जाएगा वही दोनों वेक्टर के बीच का क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे निकलेगा एंगल?
तो जब मैं एंटी पैरेलल वेक्टर की बात कर रहा हूं, ये समझना, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए, जब एंटी पैरेलल वेक्टर की बात कर रहा हूं तो इनको हम पैरेलली बिना डायरेक्शन चेंज किए कहीं भी मूव करा सकते हैं। तो इस वेक्टर को, ये रेड वाले वेक्टर को मैं उठाकर यहां लाता हूं भैया, रेड वाले वेक्टर को उठाना बेटा, एकदम रेड दिखना चाहिए, तो रेड वाले वेक्टर को मैं उठाकर यहां लाया, ये हो गया वेक्टर ए अपना। अब बताओ दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री हो जाएगा। टेल से टेल को ज्वाइन कर दिया, 180 डिग्री। तो सर लाइन ही तो बन रही है, 0 डिग्री क्यों नहीं बोले? हमें करना क्या होता है, हमें एक वेक्टर से लाइन खींचनी होती है, एक आर्क लेना होता है, दूसरे वेक्टर को ज्वाइन कराना होता है। जैसे लाइन एक के ऊपर एक ही आ गई तो भाई यहीं से उठाए, यहीं ज्वाइन कर दिए, एंगल बना क्या? फिर यहां आर्क ड्रॉ करोगे तो यहां से उठाएंगे, यहां ड्रॉ करेंगे, एंगल कितना बन गया? 180 का बन गया। एक आर्क ड्रॉ करना होता है, दोनों वेक्टर को ज्वाइन करते हुए उस आर्क का जो एंगल बन रहा हो सेंटर पे, उसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल कितना है इन दोनों वेक्टर के बीच का। समझ रही बात? नहीं कहेंगे ये भी तो स्ट्रेट लाइन ही है सर, यहां 0 क्यों नहीं बोले? यहां तो 0 बोल दिया। हम दोनों वेक्टर को क्या करते हैं भाई? ज्वाइन करते हैं। दोनों वेक्टर को क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं। तो देखते हैं ये जो आर्क आया सेंटर पे कितना डिग्री एंगल बना रहा है, तो हमने बोला 30, तो 30 हो गया। इस केस में क्या है, यहां से एक आर्क खींचेंगे, सेंटर पे कितने डिग्री बना रहा है? 180, तो एंगल कितना आ गया? 180 डिग्री का आ गया। अरे सेमी सर्कल याद है आपको? सेमी सर्कल बताओ, सर्कल के सेंटर पे कितने डिग्री एंगल बनाएगा? बताओ भाई, यहाँ 180 डिग्री तो बनाएगा। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के एक स्ट्रेट लाइन है, बन गया। एक बेटा 90 एंगल क्यों बना रहा है? ठीक छुट्टी मैंने सुना मैंने। नेगेटिव वेक्टर्स का मतलब ये क्या भाई बेटा? जो दो वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या है? देखो अच्छा, एंटी पैरेलल हम कैसे जानेंगे कि अपोजिट वेक्टर्स कैसे हैं? इसको मैं हटा दूं, ये समझ के। अब इसको मैथमेटिकली हम कैसे समझेंगे दो वेक्टर्स क्या हैं, एंटी पैरेलल हैं या अपोजिट वेक्टर्स हैं, ये कैसे जानेंगे? इसके लिए हमें क्या करना होगा, ध्यान से देखना। अगर एक वेक्टर दूसरे के किसी नेगेटिव स्केलर नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा तो हम कहेंगे दोनों वेक्टर्स क्या हैं? अपोजिट डायरेक्शन में है या एंटी पैरेलल है। एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के किसी नेगेटिव स्केलर नंबर के मल्टीपल में होगा तो हम कहेंगे दोनों क्या हैं? एंटी पैरेलल है या क्या है? अपोजिट वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का किसी नेगेटिव नंबर की स्केलर मल्टीपल में होगा तो हम कह देंगे क्या है? ये अपोजिट वेक्टर है या क्या है? एंटी पैरेलल वेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझना, हमने लिख दिया कहीं पर कोई भी वेक्टर लिख दिया वेक्टर ए इज इक्वल टू लिख दिया आपने आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, और हमने लिख दिया वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप। अगर मैं इसमें -2 कॉमन कर लूं, किसमें? वेक्टर बी में। -2 मैंने जैसे ही कॉमन किया तो यहां क्या आएगा? देखो आई कैप माइनस 2j कैप माइनस क्या आ जाएगा? 3k कैप प्लस 3k कैप आ जाएगा। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये पूरा वेक्टर ए ही है क्या? ये वाला जो लिखा है ये पूरा क्या है? वेक्टर ए ही है। तो -2 टाइम्स आप क्या हो गया? वेक्टर ए हो गया। इसका मतलब क्या है कि वेक्टर बी जो है वेक्टर ए के -2 के मल्टीपल में है। जब किसी नेगेटिव स्केलर नंबर के मल्टीपल में आ जाए कोई एक वेक्टर दूसरे के, तो हम कहेंगे दोनों क्या है? अपोजिट वेक्टर है, या दोनों क्या है? एंटी पैरेलल है। और ये नंबर क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड। मतलब अभी भी बी का मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड का डबल है, लेकिन डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट हैं। दोनों डायरेक्शन में एक दूसरे के क्या है? अपोजिट हैं। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मान लीजिए वेक्टर बी है आपका और ये क्या है आपका? वेक्टर ए है। ये क्या है? वेक्टर ए। दोनों का डायरेक्शन अभी भी अपोजिट ही है, लेकिन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का क्या है? मैग्नीट्यूड अभी भी डबल ही है, बट डायरेक्शन क्या हो गया? अपोजिट। अगर यही +2 लिखा होता इसका मतलब पैरेलल है, दोनों का सेम डायरेक्शन है। माइनस में लिखा है इसका मतलब दोनों क्या है? एंटी पैरेलल है, अपोजिट वेक्टर है। दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का आएगा? 180 डिग्री का आएगा। प्लस साइन में होगा तो एंगल कितने डिग्री का आएगा? 0 डिग्री का। मतलब पैरेलल हो गए, दोनों सेम वेक्टर्स हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर हम नेगेटिव वेक्टर्स की बात करेंगे तो ऐसे वेक्टर्स हैं जिनका क्या है? डायरेक्शन अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। उसी को हम, ये भी क्या है? इक्वल वेक्टर की कैटेगरी में आ रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन मतलब अपोजिट वाले केस का है, एंटी पैरेलल वाले का केस है। तो नेगेटिव वेक्टर्स का मतलब दो वेक्टर ऐसे हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है? दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है बट डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? नेगेटिव वेक्टर्स बोलेंगे। जैसे ये लिखे हैं आपको, देखो वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड सेम दिख रहे हैं आपको। हाँ, मैग्नीट्यूड सेम दिख रहे हैं बट डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। यहां भी देखिए वेक्टर पी वेक्टर क्यू के क्या है?
अपोजिट डायरेक्शन में है, बट दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। क्लियर है, ध्यान रखना। तो कोलिनियर वेक्टर मतलब एक ही लाइन में आ रहे होंगे, ऐसे वेक्टर जो क्या होंगे, एक ही लाइन से होकर जा रहे हैं। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर इफ दे एक्ट अलोंग ए सेम लाइन। अगर सेम लाइन के अलोंग एक्ट करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम, कोलिनियर वेक्टर। ऐसे वेक्टर जो सेम लाइन के अलोंग क्या कर रहे होंगे, एक्ट कर रहे होंगे, वर्क कर रहे होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। जैसे एसी लाइन की लाइन, दोनों के डायरेक्शन सेम भी हो सकते हैं, अपोजिट। कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या है भाई, डायरेक्शन इनके सेम भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, अपोजिट। हो सकता है दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हो सकता है दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो। कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या है, दोनों वेक्टर सेम लाइन के अलोंग क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे हम लोग, कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। हो सकता है दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है दोनों के डायरेक्शन क्या हो भाई, सेम हो। ठीक है, इसका भी थोड़ा आइडिया रखना पड़ेगा। को इनिशियल वेक्टर का मतलब क्या है, सेम पॉइंट से सारे वेक्टर्स क्या हो रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं। उनको क्या बोल रहे हैं हम, को इनिशियल वेक्टर। सेम ही पॉइंट से क्या हो रहे हैं, इनिशिएट हो रहे हैं। फिर को टर्मिनस, ठीक है, सेम ही पॉइंट पे क्या हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे, को टर्मिनस वेक्टर्स। सेम पॉइंट पे क्या हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं। को प्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में सारे वेक्टर आ रहे हैं। इसको समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि यहां ही पैरेलल शिफ्टिंग की बात होती है, यहीं पर पैरेलल शिफ्टिंग की बात होती है। यहां दिया है 3 और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर वेक्टर्स इफ दे लाई इन द सेम प्लेन। अगर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, जैसे अगर ये वेक्टर डी आपका इस डिजिटल बोर्ड के सरफेस पे लाई कर रहा है, तो वेक्टर बी भी इस बोर्ड के सरफेस पे लाई कर रहा है, वेक्टर सी भी, वेक्टर ए भी और वेक्टर बी भी इसी डिजिटल बोर्ड के फ्रंट वाले सरफेस पे ही लाई कर रहा है। ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। समझ रही बात। अब इनको मूव करा के किसी के बीच का एंगल पूछ सकता है, बता सकते हो भाई, कोई एंगल दिया रहता है हॉरिजॉन्टल लाइन से किसी एक का, तो देख सकते। नॉन कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में नहीं आ रहे, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में आ रहे हैं, 3D में आ रहे हैं, 2D में आ रहे हैं। नॉन कोप्लेनर का मतलब क्या है, सेम प्लेन में नहीं आ रहे। पोलर वेक्टर्स ये सब आप देख लेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या है भी बताएंगे आपको, एक्सियल वेक्टर्स, एंगुलर मोमेंटम क्या है। ठीक है, उसके बाद वेक्टर एडिशन की हम बात करेंगे। तो वेक्टर्स को अगर ऐड करना होगा तो कैसे ऐड करेंगे, ये समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। वेक्टर एडिशन के लॉ की हम बात करेंगे, ऑपरेशंस की हम बात करेंगे, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर एडिशन की बात करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा सर खाता है, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। कैसे समझेंगे इसको, देखो तो वेक्टर्स को अगर मुझे ऐड करेंगे तो ऐड करने का तरीका क्या है समझना। ठीक है, तो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो ऐड करने का तरीका क्या होगा। जैसे मान लीजिए वेक्टर ए में वेक्टर बी को अपने को ऐड करना है, वेक्टर ए में वेक्टर बी को अपने को क्या करना है, ऐड करना है। कैसे निकलेगा, ध्यान समझना। तो वेक्टर को ऐड करना है, वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करना है, तरीका क्या होगा। तो जो वेक्टर पहले हम लेंगे, किसी भी को भी इनिशियल वेक्टर ले सकते हैं भाई। मान लीजिए वेक्टर ए को हमने लिया, वेक्टर ए को हमने ड्रॉ किया, तो वेक्टर ए का जहां एंड पॉइंट होगा, जहां पर उसकी हेड होगी, जहां पे उसकी क्या होगी, हेड होगी, वहां से दूसरे वेक्टर का टेल स्टार्ट होगा, या दूसरा वेक्टर वहीं से स्टार्ट होगा। वेक्टर ए मान लीजिए यहां पर एंड हुआ, वेक्टर बी को ऐड करना है, तो वेक्टर बी यहीं से क्या होगा, स्टार्ट होगा। फिर इन दोनों को ऐड करने पे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, इसकी टेल से, पहले वेक्टर की टेल से सेकेंड वेक्टर के हेड को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। बात समझ में आया। दोनों वेक्टर को ऐड करने पे क्या मिलेगा, हमने कहा वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। देखो कैसे करेंगे भैया, हमने क्या किया, पहले वेक्टर ए को ड्रॉ कर लिया, वेक्टर ए को ड्रॉ किया, वेक्टर ए यहां पर एंड हो रहा है। वेक्टर बी को हमने ड्रॉ किया, वेक्टर बी यहां पर एंड हो रहा है भाई, चलो ठीक है। इनका जो रिजल्टेंट होगा, दोनों को जो ऐड कर रहे हैं, जैसे यहां देखो इजिप्ट है, आपका क्या है, ईरान है, इन दोनों की पोजीशन दिया है यहाँ, एनएम से ये दिया है ना, एनएम से वाकिफ हो गए बहुत अच्छी तरह से। अब ये निकालना है इनका रिजल्टेंट, कैसे निकालेंगे बता जरा। इन दोनों को क्या करेंगे, पहले वेक्टर का जो टेल है, दूसरे वेक्टर का जो हेड है, इससे क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे। ये आ गया, मान लेते हैं वेक्टर सी है या वेक्टर आर, जो भी लिखो, हम लोगों ने वेक्टर आर लिखा होगा या वेक्टर सी लिखा है, जो भी लिखो। तो वेक्टर सी इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वही लिखा है। कैसे ऐड करेंगे, पहले वेक्टर एक ड्रॉ करेंगे, पहला वेक्टर जहां पर एंड हो रहा है, दूसरा वेक्टर वहीं से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो पहले वेक्टर का जहां टेल था, दूसरे वेक्टर के हेड से ज्वाइन करेंगे, वो जो लाइन होगी वही इनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, यही इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करेगा, यही इन दोनों को क्या करेगा, सम को रिप्रेजेंट करेगा। ट्राइंगल लॉ इसको क्यों बोले, क्योंकि इससे क्या बन रहा है, अपना एक ट्राइंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है। बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, ध्यान से देखना। कैसे,
जब आप लोग थक जाएंगे तो आराम से कोने कोने चले जाना, और नहीं थकेंगे तो बैठेंगे, इस उम्मीद में नहीं बैठना कि मैं छोड़ूंगा, समझ रहे बेटा? हाँ, वो मैं मुझे लगता है मुझे अकेले ही बना के अपलोड करना पड़ेगा, कि दिखता नहीं यार, ये मुरझाने लगते हैं, लटक जाते हैं बच्चे, बैठ ही नहीं पाते एकदम, जबकि थकना मुझे चाहिए, क्योंकि लगातार मैं बोल रहा हूँ ना, मैं चल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, मेरा माइंड भी प्रॉपर वर्क करना चाहिए जितने टाइम तक यहाँ बोल रहा हूँ, क्योंकि तभी तो सही सही बोलूंगा ना कि क्या है क्या नहीं है। सबसे ज्यादा दिक्कत अपने को होनी चाहिए, लेकिन उल्टा है यहाँ। भाई एक बार मैं थक जाऊँ समझ में आता है मैं बूढ़ा हो गया, आप लोग तो अभी यंग है, अभी जवान है, अभी नया खून है, नए हार्मोन्स हैं, और सैयारा भी देख कर आ रहे हैं, नया जोश है, नया उमंग है, उसके बाद भी नहीं, बताओ। हाँ ठीक है, पता होना चाहिए बेटा, सबको पता होना चाहिए, लेकिन जिनको नहीं पता है वो पता करें। फिलहाल तो ये देखें, चलो यहाँ देखो देखो, अच्छा देख 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 यहाँ समझ समझ। अब हमने कह दिया दो वेक्टर हैं, कोई भी वेक्टर हो सकते हैं, दोनों वेक्टर का हमें रिजल्टेंट निकालना। बच्चा मान लीजिए वेक्टर ए हमने ड्रॉ किया, ये यहां पर वेक्टर ए एंड हुआ, दूसरा वेक्टर यहीं से क्या होगा, स्टार्ट होगा, दूसरा वेक्टर यहीं से क्या स्टार्ट होगा, ये मान लीजिए वेक्टर बी है। इनका रिजल्टेंट कैसे लिखेंगे, इनका रिजल्टेंट कैसे लिखेंगे भाई, पहले वेक्टर का जहां टेल है दूसरे वेक्टर को हेड से क्या करेंगे भाई, ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वेक्टर आर है, वेक्टर आर कैसे निकलेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसको ट्रायंगल लॉ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इससे क्या बन रहा है, ट्रायंगल। ट्रायंगल लॉ इसलिए कहते हैं कि अगर किसी भी दो वेक्टर को हम ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करेंगे तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो थर्ड साइड से क्या होगा, रिप्रेजेंट होगा। समझ में आया? इसको ट्रायंगल लॉ क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं ट्रायंगल लॉ इसको? अगर किसी भी दो वेक्टर को ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करेंगे तो जो थर्ड वाली साइड होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इनके रिजल्टेंट को, इनके सम को रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रायंगल लॉ बनते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर ए ड्रॉ किया, जहां पर एंड हुआ, दूसरा वेक्टर वहीं से स्टार्ट हुआ, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर दिया, तो ये इनका रिजल्टेंट होगा। कॉन्सेप्ट ये कहता है ट्रायंगल लॉ का। अरे बेटा सोया नहीं क्या आज? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर किसी भी दो वेक्टर को हमने ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर दिया तो थर्ड वाले साइड किसको रिप्रेजेंट करेगा, इनके रिजल्टेंट को, इनके सम को। ठीक है, तो वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ट्रायंगल के दो साइड बन गए भाई, तो इनका जो थर्ड वाला साइड होगा इसकी किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट को। वेक्टर आर इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। फिर इसमें माइनस साइन प्लस साइन का भी आता है। अगर दोनों पॉजिटिव है, पहले वाले वेक्टर को आप एक्स एक्सिस लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, और एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन लेंगे तो पहले वाले वेक्टर को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। दूसरे वाले वेक्टर को अगर हम वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन लेंगे तो क्या लेंगे, नेगेटिव। मैं समझा देता हूं। अगर हमने वेक्टर ए को ऐसे ड्रॉ किया तो हम इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव, और वेक्टर ए को हमने इस तरह से ड्रॉ किया तो वेक्टर ए को हम क्या लेंगे, नेगेटिव। अगर हमने वेक्टर बी को ऊपर की तरफ लिया तो हम क्या लेंगे, इसको पॉजिटिव। वेक्टर बी को हमने नीचे की तरफ लिया तो इसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव, है ना। वो सब्ट्रैक्शन में आएगा, ट्रायंगल लॉ की ही प्रॉपर्टी है। जैसे मान लीजिए दो वेक्टर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो मान लीजिए वेक्टर ए हमने पहले ड्रॉ कर दिया, एक जहां पर एंड होगा दूसरा वहीं से क्या होगा, स्टार्ट होगा। ये वेक्टर बी है लेकिन माइनस वेक्टर बी, माइनस बी क्योंकि यहां कहां आया, ये नीचे की तरफ आया। अब इनका रिजल्टेंट कैसे रिप्रेजेंट होगा भाई, पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर की हेड को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, इनका आर आ जाएगा वेक्टर। वेक्टर आर क्या होगा भैया, ए माइनस, क्योंकि ए पॉजिटिव है बी क्या है। पहले वेक्टर को अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन लेंगे तो नेगेटिव लेंगे। दूसरे वेक्टर को हम वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे। पूरा तरीका गेम समझ में आ गया। कहीं माइनस ए प्लस बी लिखना होता तो, माइनस ए प्लस बी लिखना होता तो ए इधर आएगा, नेगेटिव होगा, हो गया माइनस ए, प्लस बी लेना है, बी क्या होगा, ऊपर जाएगा, वेक्टर बी हो गया। अब इनका रिजल्टेंट कैसे रिप्रेजेंट होगा भाई, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को क्या कर देंगे भाई, ज्वाइन कर देंगे। ये वेक्टर आ गया आर, वेक्टर आर क्या होगा भैया यहाँ पर, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, वेक्टर बी माइनस क्या होगा, वेक्टर ए। समझ में आई बात कैसे करना, पूरा गेम इसी का है। डन, क्लियर हुआ, ट्रायंगल लॉ क्या है समझ गए, ठीक है। फिर पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, पैरेललोग्राम लॉ यही वेक्टर लॉ का ही क्या है, ये पार्ट में करके देखते हैं, सब पार्ट में करके देखते हैं। बाकी ट्रायंगल लॉ का अपना फार्मूला भी है, पैरेललोग्राम लॉ का भी है, ये पॉलीगन लॉ भी है, इसको धरना। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है अपना, इसका अपना डेरिवेशन भी होगा, देखता हूँ होगा ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ, होना तो जरूर चाहिए।
हाँ भैया, पहले आपको पॉलीगन लॉ बता देते हैं, ये समझना। पॉलीगन लॉ क्या कहता है, यही हमारा देखो भैया, पॉलीगन लॉ क्या कहता है कि अगर एक से ज्यादा वेक्टर्स हैं तो क्या होगा, मतलब दो से ज्यादा वेक्टर हैं तो क्या होगा। दो वेक्टर है तो ठीक है, दो वेक्टर है तो हम ट्रायंगल लॉ लगा के निकाल लेंगे उनका रिजल्टेंट। दो वेक्टर को हमने क्या किया, ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर दिया, तीसरी साइड किसको रिप्रेजेंट करेगी भाई, उसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर दो से ज्यादा वेक्टर हो गए तो ट्रायंगल से तो बात बनेगी नहीं, तो पॉलीगन ड्रॉ करना पड़ेगा। पॉलीगन का मतलब जिसमें 4 5 6 साइड कितनी भी हो सकती हैं, 10 12 जितने भी हो सकते हैं मैक्सिमम। तो इसमें मान लीजिए जितनी भी साइड्स हैं, देखो जैसे हमने क्या किया, ये एक दिया को, मान लीजिए एक से ज्यादा कितने भी आपके वो हैं, अगर मुझे इनका रिजल्टेंट ड्रॉ करना होगा तो कैसे करेंगे। देखो ट्रायंगल लॉ को हमेशा ध्यान में रखना, इनका रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ किया जाएगा ये समझ लेना, तो आपको समझ में आ जाएगी हर चीज। जैसे मान लेते हैं, चलो भाई इनका रिजल्टेंट ड्रॉ करना है, मान लीजिए वेक्टर ए है, ये क्या हो गया भाई, वेक्टर बी हो गया, ये क्या है आपका वेक्टर सी है, ये वाला पॉइंट क्या है आपका वेक्टर डी है। अब इसका मुझे रिजल्टेंट ड्रॉ करना है। देखो भाई इसका रिजल्टेंट मुझे ड्रॉ करना है, पॉलीगन लॉ इसमें कैसे लगेगा ध्यान रखना। देखो इस वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी का रिजल्टेंट क्या होगा, तो हमें करना क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वाले वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर देना है। फर्स्ट वेक्टर के टेल से, मैं फिर से कह रहा हूं, लास्ट वाले वेक्टर के क्या करना है, हेड को ज्वाइन कर देना है। इसके पहले वाले में हम लोग क्या करते थे, दो ही वेक्टर होते थे, तो पहले वेक्टर का जहां पर हेड होता था दूसरे वेक्टर का वहीं क्या होता था भाई टेल। इनका रिजल्टेंट हम कैसे निकालते थे, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को हम ज्वाइन कर देते थे, तो वेक्टर आर निकल के आ जाता था। इनका जो रिजल्टेंट होता था, रिजल्टेंट निकल के आ जाता था। अभी इस केस में क्या भाई, दो से ज्यादा वेक्टर हैं, तो क्या करना है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे लास्ट वाले वेक्टर के हेड को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। इसका मतलब इनके केस में वेक्टर आर क्या होगा, देखो भाई इनके केस में वेक्टर आर ये होगा, और ये वेक्टर आर किसके इक्वल होगा, ध्यान रखना, ये वेक्टर आर ये है वेक्टर आर। ए से कहां होगा डायरेक्शन इसका, डी की तरफ होगा। ए से कहां होगा, डी की तरफ होगा, ध्यान से देखना, ए से कहां होगा, डी की तरफ। इसका मतलब वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस क्या होगा, वेक्टर डी। वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। अब सर ये कैसे आ गया, मान लीजिए हमने इसको लिख दिया लेकिन आया कैसे, ये भी जानना चाहेंगे कि काम चल गया, करने की जरूरत है, जरूरत है। सो रहे हो यार तुम लोग, इससे अच्छा तुम लोग नहीं होते मैं घर का देता। ऐसा करो सब लोग जाओ, मैं इसको रिकॉर्ड करके भेज दूंगा, या तो क्लास में बैठो तो एक्टिव बैठो। एक्टिव मतलब हाँ नू ना नू ना चलता रहना चाहिए, या तो फिर वीडियो ही भेज देंगे आराम से, फिर चेहरा ही देखने की जरूरत नहीं है, केवल कैमरा देखूंगा फटाफट भेज दूंगा। अब इनका रिजल्टेंट क्या निकलेगा, देखो ए यहां पर एंड हुआ, बी यहां से स्टार्ट हुआ यहां पे एंड हुआ, इनका आर मैं निकालूं, R1 क्या आएगा जरा बताना भाई, R1 क्या आएगा, अरे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आ। अब इस R1 और C का रिजल्टेंट क्या आएगा, R2 आएगा भाई, R2 आएगा। R2 क्या होगा, अरे R1 प्लस क्या होगा, वेक्टर C होगा, यही होगा कि नहीं। अब R2 और D का रिजल्टेंट क्या आएगा, R2 और D का रिजल्टेंट क्या होगा, अरे वेक्टर R2 प्लस क्या होगा, वेक्टर R2 प्लस क्या होगा, D होगा, यही होगा कि नहीं होगा। अब R2 की प्लेस पर रखते हैं भैया R1 प्लस C, ध्यान से देखना, R2 की प्लेस पर रख रहे हैं क्या, वेक्टर D तो है ही, R2 की प्लेस पर हम क्या रख रहे हैं बताओ, R1 प्लस C, R1 प्लस क्या रख रहे हैं C, और R1 की प्लेस पे क्या रख रहे हैं हम, अब R1 की प्लेस पे क्या रख रहे हैं भाई बता, A प्लस बी, अतः वेक्टर D A प्लस बी हो गया प्लस क्या हो गया, वेक्टर C। आ गया कि नहीं आ गया, कैसे आया, तो वेक्टर R इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर। तो इसमें क्या हुआ, पार्ट में ही आपका ट्रायंगल लॉ लगा है, पार्ट में करके ट्रायंगल लॉ लगा है, यही आपका पॉलीगॉन लॉ बन गया। प्रॉब्लम तब होती है जब इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा, जब डायरेक्शन को क्या कर देगा, चेंज कर। अब ये कह दिए, देखो कैसे लिखेंगे, इंटरेस्टिंग चीज समझना, डायरेक्शन अगर अपोजिट हो गया तो ये चीज हो गया, मतलब ए से इसके फर्स्ट वाले वेक्टर के टेल से लास्ट वाले वेक्टर के हेड को ज्वाइन करेंगे तो ये रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट को। एक साइक्लिक ऑर्डर चल रहा है, इसका ध्यान रखना। ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा क्या है, फाइनल पॉइंट। इनिशियल को फाइनल पॉइंट से अपने को ज्वाइन करना होता है। जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन होगी वही हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा, वही अपना क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। इनिशियल से फाइनल पॉइंट को जो ज्वाइन करने वाली लाइन होगी वही हमारी क्या होगी, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। अब जरा इंटरेस्टिंग चीज समझ रहे, अगर थक गए हो तो जाओ, देखो यार मेरा मूड मत खराब करो, क्योंकि आज मैं इसको पढ़ाने के पूरे मूड में हूं।
मैंने इसको बता दूंगा, फिर अगर डिस्टर्ब करोगे तो फिर और चीजें आपकी अधूरी रह जाएंगी। अभी फ्लो में है तो सब बता देंगे, क्योंकि रिदम जब नहीं बनता, फ्लो नहीं बनता तो उतना बताते नहीं, फिर वही रट्टा मार वाला वन शॉट जो आप देखते हो वही मिल जाएगा आपको देखने के लिए। लेकिन ढंग का जानना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो जब मिजाज बने तो उसको पढ़ो, तब आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है, डन। ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। हाँ, आज के नहीं, मैक्सिमम दे देंगे, मतलब फिर भी जितना देखो। हाँ अब अगर मैंने कह दिया अब हमने कह दिया ये वेक्टर ए है, ध्यान से देखना, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। अब सर किसको किससे रिप्रेजेंट करें? तो हमने कहा इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करेंगे। तीन वेक्टर हमने ले लिए ए बी सी। ए यहां पर एंड हुआ, बी यहां से स्टार्ट हुआ, सी यहां से स्टैंड हुआ यहां पर। भैया इनिशियल और फाइनल यही हो गया। इनिशियल और फाइनल पॉइंट सब क्या हो गए? इसका मतलब इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करेंगे तो कितना आएगा? कुछ आ रहा है क्या? नहीं। मतलब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या आ गया? जीरो। जीरो वेक्टर लिखे या सिर्फ जीरो लिखते हैं? जब सबका डायरेक्शन एक सा ही हो गया, साइक्लिक ऑर्डर में हो गया या एंटी साइक्लिक ऑर्डर में हो जाएगा, तो सबका सम हमेशा किसके इक्वल आ जाएगा? जीरो। जितने भी वेक्टर एक क्लोज फिगर में लिखे हैं, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, सबका सम करें तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा? जीरो आएगा। डायरेक्शन में अगर चेंज होगा तभी। अगर यही सेम चीज ऐसे लिखा होता तो ध्यान रखना, ये है वेक्टर ए, ये क्या है आपका? वेक्टर बी है। अब मैं पूछ रहा हूं इनका रिजल्ट है, तो भैया इसके टेल से इसके हेड को ज्वाइन कर देंगे, वेक्टर आर होगा। ये क्या होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। क्या डायरेक्शन देखो ऐसे मिल जाएगा। लेकिन ए से चले थे, यहां आए, फिर यहां से यहां आए, फिर यहां से आ गए, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट यही हो गया। कुछ आएगा रिजल्टेंट? नहीं, जीरो आएगा। जहां से चले तो वही पहुंच गए, तो इन तीनों का सम हमेशा क्या आएगा? जीरो। प्रूव करने को आता है, प्रूव दैट द वेक्टर सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। आप ऐसे बताओगे। इसको कैसे प्रूव करते हैं वो आगे देख लेंगे, मैथ्स का सब्जेक्ट है, बट ये बता दे रहे हैं, बाकी एक तरीका है इसको करने का। अब पॉलीगन लॉ में क्या होगा जरा ध्यान, अगर मान लीजिए यही सेम चीज है, अब इनका हमने पूछ लिया रिजल्टेंट, भाई बताना कैसे करना है। देखो ध्यान से, ये दिया वेक्टर ए, ये दिया वेक्टर बी, बेटा बात नहीं करना, ये दिया वेक्टर सी, ये दिया वेक्टर डी, और डी से भी हमने क्या किया? वेक्टर ए को ज्वाइन कर दिया। ये है वेक्टर ई। तो अब इस केस में क्या लिखेंगे आप बताओ? जीरो ही आएगा, जहां से स्टार्ट किए थे वहां पहुंच गए। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चा? जीरो। क्योंकि जहां से स्टार्ट किए थे वहीं लौट कर आ गए हम। एक सेम ऑर्डर ऐसे चल रहा है भाई, जहां से चले थे वहीं लौट कर आ गए, तो ये अपना क्या हो जाएगा? इन सभी का सम जीरो आ जाएगा। अब आप समझ गए तो मुझे इसका आंसर करना। ये वेक्टर ए है, यह है वेक्टर बी, यह है वेक्टर सी, और ये है आपका वेक्टर डी, और ये है आपका वेक्टर ई। ये डायरेक्शन, ये है वेक्टर ई। इस केस में क्या करेंगे बताओ? डायरेक्शन, अब ये अपोजिट है ना भाई, तो क्या लिखोगे? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, जिनका सब सेम ऑर्डर है उनको एक साथ प्लस कर लेंगे, जिनका अपोजिट है उनको इक्वल टू में लिख लेंगे, या जिनका डायरेक्शन सेम है, सेम ऑर्डर में चल रहे हैं, उनको क्या करेंगे? प्लस के साथ लिख लेंगे। जिसका अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है उसको क्या करेंगे? माइनस के साथ लिख लेंगे। जिसका डायरेक्शन अपोजिट है भैया उसको अपोजिट साइन के साथ लिख लेंगे। सबका साइन भाई सब सेम ऑर्डर में चल रहे थे, उनको पॉजिटिव साइन के साथ लिखे। जिनका डायरेक्शन क्या हुआ? इनके डायरेक्शन के अपोजिट हुआ, उसको हम क्या ले लिए? नेगेटिव। अगर मैं इस केस में पूछता कि वेक्टर आर क्या होगा, तो वेक्टर आर क्या होगा? ई होगा। बोल भाई, वेक्टर आर अपना क्या है? ई ही तो है। ये आपका पॉलीगन लॉ, ये क्या है अपना? पॉलीगन लॉ। ठीक है भाई, लिख लिया, समझ गया पॉलीगन लॉ, कोई दिक्कत? फिर पैरेललोग्राम लॉ की भी बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ये देख लेते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है आपकी, क्या है। पैरेललोग्राम लॉ की भी बात कर लें, अभी होगा इसमें। हाँ बच्चा, हाँ
पैरेललोग्राम लॉ वाला क्या है, देखो भाई जरा, पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है अपना, अगर हम किसी भी दो वेक्टर को, बहुत ध्यान समझना है, अगर किसी भी दो वेक्टर को पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करेंगे तो इनका जो रिजल्टेंट होगा उस पैरेललोग्राम के इन साइड्स के कॉमन पॉइंट से जो डायगोनल पास हो रहा है उससे रिप्रेजेंट होगा। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, किसी भी दो वेक्टर को किसी भी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो इनका जो रिजल्टेंट होगा उस डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा जो उन दोनों साइड के कॉमन पॉइंट से जाएगा। जैसे हमने क्या किया, इस वेक्टर P और वेक्टर Q को हमने इस पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर दिया, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा इनके कॉमन पॉइंट से जो पास होने वाला डायगोनल है इससे रिप्रेजेंट होगा। ये है वेक्टर R अपना, ये क्या है R, इन दोनों का रिजल्टेंट है। अगर इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, इन दोनों के एंगल बीच का क्या है भाई, थीटा है, तो R इक्वल टू इक्वेशन क्या आता है, रूट में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। बाकी आपने अगर लिखा होगा तो हो सकता है लिखा हो R इक्वल टू रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहां थीटा का मतलब क्या था, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल था। यहां जो a b c या r p q लिखा है ये मैग्नीट्यूड लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड है, वेक्टर नहीं है, ये क्या है इनका मैग्नीट्यूड है। क्या है ये, मैग्नीट्यूड है। तो इनके बीच का अगर एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट R का फॉर्मूला क्या आता है, रूट में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq और क्या होता है यहाँ cos थीटा होता है, क्या है cos थीटा है। ठीक है, अभी लिखेंगे इसको, देखेंगे, मतलब ये समझ ले, आप लोग लिखे हैं उसको देख लेना, ये फार्मूला लिख लेना क्या एंगल। हाँ हाँ, प्रूविंग भी हमने कराया है, इसको आप देख लेना आप लोग कैसे क्या है क्या नहीं। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट की डायरेक्शन की बात करेंगे तो अगर मान लीजिए वेक्टर R है, ये इसके साथ एंगल थीटा अल्फा बना रहा है, डायरेक्शन का मतलब फिजिक्स में क्या होता है, एंगल बताना होता है अपने को। तो मान लीजिए इसके साथ हम एंगल मान रहे हैं अल्फा मान रहे हैं, इसके साथ एंगल क्या मान रहे हैं अल्फा, तो tan अल्फा। डायरेक्शन वर्ड जब भी यूज होगा एंगल के साथ बताना है तो हमेशा tan लेना, डायरेक्शन जब भी यूज होगा तो उसके लिए क्या लेना है tan। tan का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan अल्फा इक्वल टू क्या आएगा निकल के, q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा, q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। जिसके साथ एंगल लेंगे उसके साथ नीचे प्लस करके लिखना है। मान लीजिए P के साथ एंगल लिए हैं तो हम क्या लिखे, Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। अगर कोई कहता सर चलो ठीक है सर, अगर मैं यहां एंगल लिया होता तो सर बताओ आप एंगल किसके साथ बन रहा है, Q के साथ, तो क्या लिखते हैं आप, tan बीटा इक्वल टू आप लिखते हैं यहां पर क्या, P sin थीटा अपॉन क्या लिखते हैं आप, Q प्लस P cos थीटा। लिखने का तरीका समझ में आ रहा है अपने को, जिसके साथ आप एंगल लेंगे उसको प्लस करके लिखेंगे, ये ध्यान में रखना, जिसके साथ आप एंगल लेंगे उसको प्लस करके लिखना होता है, ध्यान रखना। अगर हमने P के साथ एंगल लिया है तो नीचे हम क्या करेंगे, P को प्लस करके लिखेंगे, बाकी पैटर्न ऊपर वही चलेगा। वहां Q sin थीटा अपॉन ये क्या है, P प्लस Q cos थीटा। अगर हमने यहाँ Q के साथ एंगल ले लिया होता रिजल्टेंट का बीटा, तो tan बीटा इक्वल टू क्या होगा, P sin थीटा। अब इसको लेंगे P sin थीटा अपॉन क्या होगा, मतलब Q प्लस क्या हो जाएगा, P cos थीटा। पैटर्न देख लो लिखने का, सिस्टम समझ जाओगे कैसे लिखना है तो कहीं डायरेक्शन लिखने में कोई दिक्कत, जिसके साथ एंगल लेंगे उसको प्लस करके लिखेंगे, बाकी लिखने का पैटर्न यही है, अपने को समझ में आ जाना चाहिए। कोई दिक्कत भाई बताओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलो बढ़िया। अब वही है कि अगर थीटा 0 होगा तो क्या होगा, R इक्वल टू P प्लस Q आ जाएगा, मतलब दोनों वेक्टर अगर पैरेलल हो गए सेम डायरेक्शन में, थीटा अगर 0 हो गया है तो दोनों क्या हो जाएंगे भाई, सम के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये देखो अल्फा 0 आ गया, सेम डायरेक्शन में हो गया तो क्या हो जाएगा अल्फा। अगर परपेंडिकुलर हो गए तो वेक्टर दोनों के बीच के एंगल 90 डिग्री हो गया तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। तो एंगल क्या आ जाएगा, देखो यहाँ अल्फा tan इनवर्स क्या हो जाएगा, Q बाई P। अल्फा क्या आएगा, tan इनवर्स Q, बस वही जहां जहां थीटा हुआ 90 डिग्री रख देंगे, ऑटोमेटिक सब निकल के आ जाएगा, tan इनवर्स Q बाई P निकल के आ जाएगा। ठीक है, बार बार इशारा बता रहा है कि सर अगर दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो R इक्वल टू क्या आएगा, P माइनस Q। दोनों का जो मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ज्यादा वहीं से कम वाले को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, डायरेक्शन कैसे निकलेगा, 180 डिग्री। समझ में आ गया ना दोनों। यूनिट वेक्टर मैंने पहले बता दिया, मैग्नीट्यूड बताएगा, ये सब हो गया, आपने देख लिया। ये देखो ना एक आगे, ठीक है, बाकी ये प्लेन है एक्स का, देखो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। एक्स एक्सिस को क्या लेंगे, आई कैप, नेगेटिव एक्स एक्सिस को क्या लेंगे, माइनस आई कैप, वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या लेंगे, जे कैप, नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या लेंगे, माइनस जे कैप, और जेड एक्सिस के लॉन्ग क्या लेंगे, के कैप, नेगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग क्या लेंगे, माइनस के कैप लेंगे।
है ना, आई कैप जे कैप की बात की है ना पीछे, ध्यान रखना, ठीक है भाई। इसको कैसे लिखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में बता दिए ना, एक्स एक्सिस को जो क्या होगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ 2D वेक्टर्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यही क्या है अपना रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यही क्या है, इसको बताए थे बहुत डिटेल में, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। बस हमें क्या करना होता है, पूरी वेक्टर क्वांटिटी को एक्सेल वाई एक्सिस को क्या करना होता है, ब्रेक कर लेना। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ व्हाट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ 2D वेक्टर्स, जो भी वेक्टर्स दिए हैं, तो 2D वेक्टर्स का मतलब केवल आई कैप और जे कैप का कंपोनेंट होगा इसमें, केवल आई कैप और क्या होगा, जे कैप का कंपोनेंट होगा उसमें। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ 2D वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, मतलब इसको कंपोनेंट्स में हम रिजॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए कोई वेक्टर ए लिखा है, कोई क्या लिखा है, वेक्टर ए, तो इसका एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट क्या है, वेक्टर ए एक्स हमने लिख दिया। वाई एक्सिस के लॉन्ग इसका कंपोनेंट क्या होगा, वेक्टर ए वाई, और थीटा इसका क्या बन रहा है, मतलब एंगल इसका क्या बन रहा है, एक्स एक्सिस के साथ मान लेते हैं थीटा। तो इसका एक्स वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, इसका एक्स वाला कंपोनेंट क्या बनेगा बताओ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा, ए कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट इसका क्या बनेगा बताओ, ए साइन थीटा। पता है ना, कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, जिसके साथ एंगल बनेगा वहां क्या लिखते हैं, कॉस, जिसके साथ एंगल नहीं बनेगा, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसके साथ क्या लगेगा, साइन। जिसके साथ एंगल बन रहा होगा वहां क्या लगाएंगे, कॉस, जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा है, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसके साथ क्या लेंगे, साइन। तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, और यहां क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा, जो भी है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, मतलब वेक्टर ए लिखना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, इसको ए एक्स, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, आई कैप, तो ए एक्स आई कैप, वाई एक्सिस के अलॉन्ग कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, जे कैप, तो क्या लिखेंगे, ए वाई जे कैप। और कंपोनेंट के साथ अगर लिखना होगा तो क्या होगा, यही वेक्टर ए इक्वल टू क्या होगा, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा जे कैप होगा। लिखना समझ में आया, कंपोनेंट्स में कैसे रिजॉल्व करेंगे इसको, समझ में आ गया। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, दो या दो से ज्यादा वेक्टर दिए होंगे तो कैसे निकालेंगे, ये अपने को समझना पड़ेगा। मैं एक दो एग्जांपल से बता देता हूं छोटा छोटा, ताकि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर तक आपको क्लियर होना चाहिए कि चीजें कैसे निकालनी है, कैसे करनी होती है। जरा मैं बता देता हूं इसको, देखो जरा ध्यान से देखना, इसको समझना अच्छा इंपॉर्टेंट है ये, देखना। अब मान लीजिए जो भी कंपोनेंट दिए हैं, जो भी वेक्टर आपको दिए, देखो यहाँ कर ले बेटा, बाकी तुम लोग तो जानकारी हो। मान लीजिए यहाँ वेक्टर मान लीजिए यहाँ पर वेक्टर क्या लिखा है, देखो किसी की भी बात कर लेते हैं। मान लीजिए एक्सेलरेशन है, फोर्स है, जो भी दिया है, लास्ट टाइम हो सकता है मैंने फोर्स लिया है, कुछ लोग कहेंगे मेरा फोर्स नहीं आया, देख लेते भाई। अगर मान लेते हैं यहाँ पर फोर्स दिया है हमने 3 न्यूटन का, कितना दिया भाई, 3 न्यूटन का, और यहाँ एंगल बन रहा है, सपोज करो कुछ भी ले लेते हैं भाई, यहाँ एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। इस फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा वो क्या बनेगा भाई बताओ, एफ कॉस थीटा बनेगा भाई। एफ कितना है 3, कॉस थीटा का मतलब कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 3√3 बाई कितना हो जाएगा 2। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा, एफ वाई क्या आएगा भाई, एफ साइन थीटा होगा। थीटा कितना है भाई 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। सॉल्व कर लेंगे कितना आएगा 3/2। अब इसके कंपोनेंट में इसको रिजॉल्व करके मुझे लिखना है, अगर तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इसका लिखना है तो क्या लिखेंगे, वेक्टर एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे, अरे एफ एक्स आई कैप, और क्या लिखा जाएगा यहाँ एफ वाई जे कैप। एफ एक्स कितना आ गया भाई बताओ इसका, 3√3/2 आई कैप प्लस एफ वाई कितना है भाई 3/2 जे कैप। कोई दिक्कत, निकल के आ गए सारे कंपोनेंट, कोई टेंशन नहीं। दो हैं तो कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम तब आती है जब दो से ज्यादा दिए हों, जब दो से ज्यादा दिए हो तो क्या करना चाहिए। जैसे मान लीजिए बहुत सारे वेक्टर्स दिए हैं इस तरह से, आप 3 मान लेते हैं, 4 दे देते हैं, जितना भी ले सकते हो ले लो आप। चलो हमने कई ले लिए, ऐसे ले लिए। एंगल ले लेते हैं भाई, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। चलो ये मान लेते हैं आपका, अभी इसको ज़्यादा नहीं लेते हैं, ये चलो मान लेते हैं 60 डिग्री है। ये वाला एक्स है, ये वाई है। और ध्यान से देखना, अब कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, एक एक को ध्यान समझना। मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, जो भी फिजिकल क्वांटिटी हमारी दी है,
सपोज करो यहाँ जो भी है, मान लीजिए फोर्स ही दिया है, इस डायरेक्शन में जो भी फोर्स अपना लग रहा था उसका जो मैग्नीट्यूड होगा कैसे क्या है देख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ जो F1 है इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है भाई, सपोज कर लेते हैं यहाँ 10 न्यूटन दिया था। ये भी फोर्स ही है, मान लेते हैं ये F2 है, किसी बॉडी सिस्टम पे लग रहा है जो ओरिजिन पे रखा हुआ है, ये दिया है आपको 20 न्यूटन का। और इधर भी फोर्स ही लग रहा है, F3 है मान लेते हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड है सपोज कर लेते हैं भाई ये है 30 न्यूटन। कुछ नंबर ले लिए, नोट डाउन फिगर। अब इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है, ध्यान रखना, जिसके साथ एंगल बन रहा होगा, जिसके साथ एंगल बन रहा होगा उसके साथ हमेशा क्या जाएगा, कॉस। जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा होगा इसके साथ क्या जाएगा भाई, साइन। लेकिन ध्यान रखना कि सर ऊपर लेंगे नीचे, अगर वेक्टर हमारा ऊपर जा रहा था तो वर्टिकल कंपोनेंट कहां जाएगा, ऊपर। अगर आपका वेक्टर नीचे जा रहा होता तो बोलो भाई, अगर एंगल थीटा है तो ये तो मान लीजिए यहाँ एफ है, ये हो जाता है एफ कॉस थीटा। लेकिन जब इसका वर्टिकल कंपोनेंट लिखेंगे तो वो कहां लिखा जाएगा, नीचे। अगर हमारा वेक्टर नीचे जा रहा था तो वर्टिकल कंपोनेंट नीचे लेंगे, ऊपर जा रहा है तो वर्टिकल कंपोनेंट कहां लेंगे, ऊपर। ये ध्यान रखना। अब इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। अगर मैं F1 की बात करूं, मैं सीधे लिखूंगा एंगल के साथ, ध्यान रखना। तो F1 वाले का कंपोनेंट क्या आएगा, मैं F1x लिख रहा हूं यहां, क्या आएगा जरा बताना। F1 का x एक्सिस कंपोनेंट क्या बनेगा बताओ, cos 30 होगा। ये cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो कितना आ जाएगा ये 5√3 आ जाएगा। 5√3 आ जाएगा कि नहीं, अरे 1/2 जो भी है डिवाइड कर दिया। इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, F1y लिख रहा हूं मैं, देखो ध्यान से, कितना आ जाएगा 10 sin 30 वैल्यू 1/2, यहां कितना आ जाएगा 5। कोई दिक्कत, ये सिर्फ F1 की बात हुई। अब मैं लिखना चाहता हूं F2 के लिए, देखो जरा, अगर F2 के लिए लिखना चाहे तो इसका बताओ, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा क्या, F2x क्या बनेगा भाई बताओ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका। हॉरिजॉन्टल के साथ कॉस आएगा, 60 लिखा है तो 20 cos 60 की वैल्यू 1/2, यहां कितना आ जाएगा 10। अब इसका कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर होगा या नीचे होगा, नीचे आएगा भाई। इसका वर्टिकल कंपोनेंट कहां आएगा, नीचे। क्या लिखेंगे बताओ, F3y इक्वल टू कितना आएगा, अरे साइन 60 की वैल्यू कितना होगा, √3/2, कितना आ जाएगा 10√3। 10√3 आ गया, अरे 20 है ना बेटा, 10 आ जाएगा। अब इसको कर लेते हैं भाई, जरा ध्यान से देखना, इसको देखो इंपॉर्टेंट है ये। अब यहां पर कॉस इसके साथ बन रहा है एंगल, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसका हॉरिजॉन्टल होगा कि वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा या वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। लेकिन ये y एक्सिस को लॉन्ग होगा, इसको लिखेंगे F2y। नहीं सोचे हमेशा कि y एक्सिस को लॉन्ग साइन ही आएगा, हमेशा साइन थोड़ी आएगा। अगर एंगल इसके साथ बन रहा है तो क्या आएगा, कॉस आएगा, साइन नहीं आएगा। नहीं सोचेंगे y एक्सिस को लॉन्ग हमेशा क्या आएगा, साइन ही आता है, साइन नहीं आता। अगर एंगल ही y एक्सिस को लॉन्ग बन गया तो इसके साथ क्या आएगा, कॉस आएगा। तो यहाँ 45 30 है, कॉस क्या लिखेंगे यहाँ 45, कॉस 45 वैल्यू कितनी होती है 1/√2, 1/√2 इसके साथ लेंगे कितना आएगा 15√2 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 15√, हाँ बेटा इसका, अरे 30 इंटू 1/√2 करेगा, √2 से 30 इंटू 1/√2 करेगा बेटा, √2 से रेशनलाइज करेगा, कितना आएगा जरा बताना बेटा। अब मैं समझ गया, छुट्टी देने की टाइम आ गया, मैं दे दूंगा इसके बाद ही, जल्दी घबराओ नहीं, रिस्क नहीं लेंगे बेटा, कहीं आरा देख के आए हो, इमोशंस के साथ खिलवाड़ नहीं। देखिए अब इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये एक्स एक्सिस को लॉन्ग आएगा और वो भी इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि इसका वर्टिकल कंपोनेंट इधर आएगा ना, वेक्टर हमारा इधर है, बोलो तो क्या लिखिएगा यहाँ F3x कितना आएगा, अरे साइन का भी वैल्यू वही आएगा ना 15√2, अरे 45 sin 45 वैल्यू भी 1/√2। अब हमें करना क्या होगा, ध्यान रखना, करना क्या होगा, पूरा कंपोनेंट हमें एक्स एक्सिस को लॉन्ग और वाई एक्सिस को लॉन्ग निकालना है। इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा, इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा, ध्यान रखना, इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा, एक्स एक्सिस को लॉन्ग रिजल्टेंट कंपोनेंट क्या आएगा जरा बताना, एक्स एक्सिस को लॉन्ग रिजल्टेंट कंपोनेंट क्या आएगा। देखो 5√3 और 10 पूरा उधर लग रहा है और 15√2 इधर लग रहा है, अरे 5√3 और 10 उधर लग रहा है और 15√2 इधर लग रहा है, कौन ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है, ये ज्यादा है, कौन सा ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है। वहां 10 और 5√3 है और यहां कितना है भाई 15√2 है, दोनों में कौन ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है। अरे यहाँ 10 वहां मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, लगभग 16 पॉइंट समथिंग आएगा। अरे वहां √3 की वैल्यू 1.7 होती है
75 से 85 होता है, 18 पॉइंट समथिंग आएगा। यहाँ 15 को 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आएगा, ये बहुत ज्यादा आएगा, ये ज्यादा आएगा, ये क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो इनका रिजल्टेंट वाला कंपोनेंट इधर बनेगा fx, क्या रखना, fx ज्यादा बनेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसमें से किसको माइनस करना है, इस 15√2 में से इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो 15√2 में से इनको माइनस करके लिखेंगे। हालांकि नंबर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन सब कैलकुलेशन ही है, कुछ है थोड़ी। 15√2 माइनस क्या आ जाएगा, 5√3 माइनस कितना आ गया, 10। ये एक्स एक्सिस लॉन्ग वाला आ गया। वाई एक्सिस लॉन्ग कितना आएगा, वाई एक्सिस लॉन्ग कितना आएगा बताओ, नीचे कितना लग रहा है 10√3, ऊपर कितना है भाई, ये ज्यादा है ना ये वाला, ये तो क्लियर है। यहां जाएगा एफ वाई वाला कंपोनेंट क्या आएगा, कितना आया 5 प्लस 15√2 और माइनस भी कितना है यहाँ बताओ 10√3 है, 10√3 है। क्लियर है। अब इनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, दो वेक्टर आ गए, दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का है, 90 का है। तो रिजल्टेंट एफ कितना आएगा, रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा भाई, रूट में एफ एक्स का स्क्वायर प्लस क्या हो गया, रूट में एफ वाई का स्क्वायर। बड़ा आसान हो जाएगा करना, फिर दोनों का स्क्वायर करके सम करके स्क्वायर ले लेंगे, आ जाएगा। नंबर्स थोड़ा सा अलग लिए आ जाए, ये बन जाएगा इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं। इसको आसान बनाते, थोड़ा बड़ा नंबर कॉम्प्लिकेटेड आ गया तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है ना कि क्या हो। देखो बताते हैं, एंगल यही रहने देते हैं, कुछ वैल्यू ऐसे लेते हैं ताकि ये वैल्यू आपको थोड़ा सा करेक्ट नंबर मिलेगी, तो थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाए। देखो बस छोटा सा करेक्शन, देख बच्चा, इसको ऐसा करो, यहां 30 ले रहे थे तो बार बार क्या आ रहा था, cos 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2 है ना, cos 30 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2 होगा। तो इसको ऐसा करते हैं कि एंगल 60 ले लेते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा, क्योंकि √3 तो √3 आएगा बार बार। चलो ठीक है, कैलकुलेशन का पार्ट है, कर लेना, इसमें क्या है, समझ गए नहीं, पूरा प्रोसीजर पूरा समझे, क्या कैसे करना है, कैसे रिजॉल्व करना है, समझ में आया, रिजॉल्व कैसे करना है समझ में आया या नहीं, कर लेंगे अब, पक्का हो जाएगा, ठीक। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ एक 2D वेक्टर की हमने बात की, यहां तक इतना रिवीजन हो गया, इतने की सारी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, अच्छे से देख लेना, फिर जो आगे होगा इसमें बचा है एक क्लास का और है, उसको देख लेंगे, बता देंगे, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, ठीक है फिर, ठीक है फिर, ओके, थैंक यू।